अस्सलाम वालेकुम। तीन के डेरे में आज हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वफाकी वजीर जनाब असद उमर साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। 24 मई 2023 से आगाज़ करते हैं जब नेशनल प्रेस क्लब में असद उमर साहब नमूदार होते हैं तो हम सब के लिए बड़ा शॉकिंग था, क्योंकि हम पीटीआई को कवर करते हैं कुछ 10-12 साल का ये जो दौरानिया था, इसमें अगर इमरान खान के बाद कोई दूसरा शख्स पीटीआई के अंदर जो सबसे ज़्यादा मकबूल था तो वो असद उमर का नाम था, और जो सबसे ज़्यादा इमरान खान के करीबी समझे जाते थे वो भी असद उमर थे। लेकिन जब वो आए और उन्होंने कहा कि जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अल्फाज थे, और उन्होंने कहा मैं पार्टी नहीं छोड़ रहा, लेकिन मैं जो पार्टी के ओहदे हैं वो छोड़ रहा हूँ, और उसके बाद फिर कुछ अरसे बाद कहा कि मैं सियासत भी छोड़ रहा हूँ। असद उमर साहब से मैं पूछना चाहता हूँ अपने नाजरीन के लिए, हमारे जो लाखों करोड़ों आपके चाहने वाले हैं, उनको ये बताएं कि उस वक्त 24 मई से पहले जो 2 हफ्ते आपने अडयाला जेल में गुजारे, उससे पहले आप राजनपुर जेल में भी आप रहे, वहाँ भी आपने बड़ा मुश्किल, हालांकि आपकी हमें पता है कि आपकी कुछ ऐसी बीमारी थी, उसके बावजूद आपने वो जेल काटी। लेकिन उन 2 हफ्तों के दौरान क्या ऐसा हुआ, क्या आपको कहा गया कि आप मजबूर हुए और आप आए और आपने आके ये ऐलान किया? चाहे वो पहले कोट लखपत भी कहते, हाँ कोट लखपत, पहले कोट लखपत, हाँ। कोट लखपत से राजनपुर, फिर उसके बाद अडियाला। देखो पहले ही मैं सॉरी आपने 24 मई 2023 से शुरू किया, मैं ज़रा उससे पहले शुरू करूँ। वो मैं हमेशा समझता हूँ कि इंसान का कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना, कि अपनी कोई ज़ाती को पसंद ना पसंद हो तो उसको पहले से अप फ्रंट डिस्क्लोज़ कर देना चाहिए। तो सियासी जो पार्टी, ख़ास तौर पे जो ज़मीन पे सियासत करता हो ना, जो ग्रास रूट की सियासत करता हो, उसके लिए सियासी पार्टी जो है वो एक ख़ानदान के तौर पे बन जाती है। उस पार्टी के वर्कर जो हैं वो आपके ख़ानदान का हिस्सा हैं, और ये बच्चे जो है ना, ये है पीटीआई के रहे में बीट रिपोर्टर। अच्छा, बीट रिपोर्टर जो है ना उस ख़ानदान का हिस्सा बन जाता है, तो ये मेरे बच्चे हैं, तो मैं इनके साथ इनके लिए बायस्ड हूँ। तो हो सकता है जहाँ इनकी थोड़ी बहुत डांट बनती हो तो मैं शायद छोड़ दूँ शायद। अच्छा नहीं यार, ये बात वो नहीं है कि क्या कहा गया और एक का नहीं कहा गया। बहुत लोगों ने मुझसे सवाल पूछा है दोनों मुख्तलिफ राय, दोनों मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर, कि वो ओहदा क्यों छोड़ा और उसके बाद सियासत क्यों छोड़ी। काशिफ अब्बासी साहब 2 दफ़ा बोल चुके हैं अपने प्रोग्राम में कि असद जो है वो पीटीआई नहीं छोड़ना चाहता था, पीटीआई ने असद उमर से को छोड़ने पर मजबूर किया। तो मैं सुन लेता हूँ, मैं जवाब नहीं देता। मैं जवाब इसलिए नहीं देता कि देखिए खान साहब बाहर आ जाएंगे और मैं और खान साहब बैठ जाएंगे दरवाज़ा बंद करके, और हम आपस में जब बातचीत कर लेंगे ना, उसके बाद फैसला कर लेंगे कि क्या मैंने अवाम को बताना है और क्या नहीं बताना। ठीक है ना? तो मेरी मजबूरी है, लेकिन आपका जो पहला सवाल है, मतलब कुछ बात तो मैं पहले कर चुका हूँ, इससे ज़्यादा मैं बात करना नहीं चाहता। यानी कि कुछ है, राज हैं जो आपके दिल में हैं? हाँ हाँ, ऐसी बातें हैं जो मेरे दिल में हैं, और जो हम दोनों के साथ बैठ के करने वाली भी बात है। अच्छा, आपने कहा कि खान साहब के साथ मिलकर बैठेंगे, तो आपने इस दौरान कोई मैसेज उनको भेजा था? जब अब तो खैर वो जेल में चले गए हैं, जेल जाने से पहले कोई मैसेजिंग कन्वे हुआ? जी बिल्कुल। मेरे अडियाला से निकलने के बाद उसी दिन मैंने रात को मैसेज किया था, या अगले दिन सुबह को मैंने उनको मैसेज किया था, एक तफसीली मैसेज। एक मैंने मैसेज अडियाला से किया, मैं अडियाला में था, और अडियाला में मुलाकात कुछ नहीं। उधर बाय द वे राजनपुर में तो लॉयर को नहीं मिलने दिया। मैं जितना टाइम राजनपुर में था, लॉयर ही नहीं मिल सका मुझसे। हफ्ते के बाद मेरी फैमिली को मिलने की इजाज़त मिली थी। तो और था मैं अडियाला में भी और इधर भी राजनपुर में भी कैद तन्हाई में। तो जो सबसे ज़बरदस्त चीज़ आपको कोई आके बता सकता है ना, वो ये है कि सर मुलाकात आई है, इससे बड़ी खबर नहीं हो सकती। ठीक है। अच्छा, वो ये ऐसे ही सीमेंट का फट्टा होता है जिसके ऊपर कम से कम हमें तो बिस्तर शिस्तर कोई नहीं मिला हुआ था, उसके ऊपर वो कंबल डाल दिया था, उसके ऊपर हम लेटते थे, तकिया भी नहीं। उन्होंने कहा जी, मैंने कहा तकिए से क्या होता है? उसने कहा जी खुदकुशी कर सकता है। बनो चलो चंगा है, खुदकुशी कर सकता है। फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा मैंने शलवार कमीज पहनी हुई है तो इसमें नाड़ा होता है, तो अब ये ना उतरवा देना। ठीक है। लेकिन उस मुलाकात की, आधे घंटे की मुलाकात मेरी बीवी के साथ, मैंने उस आधे घंटे की मुलाकात में से 15 मिनट ज़ाया किए। मैंने कहा वर्ड टू वर्ड लिखो जो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, ये मैसेज मेरा पहुँचाओ इमरान खान साहब को। और मैंने एक लड़के का नाम दिया जो बहुत अच्छा बच्चा है, वो भी खान के साथ ज़मान पार्क में जो काम कर रहा था। मैंने कहा उसके नंबर पे भिजवाओ, उसको बोलो खान साहब को दिखाए, और उसके बाद उससे बोलो मुझे कंफर्म करो कि खान साहब ने देख लिया। मैंने पैगाम भिजवा दिया। उधर से 1 हफ्ते के बाद जब अगली दफ़ा बारी आई, मेरी बीवी वो एंटर हुई ना, तो मैंने दूर से ही, वो अभी वो उसको सलाम भी नहीं है, मैंने पहला सवाल ही पूछा, कॉन्फर्मेशन आई कि खान ने मैसेज देख लिया था? वो कहती है
खान ने मैसेज की कॉन्फर्मेशन, खान की फ़ोन कॉल आ गई मुझे। अच्छा। तो खान साहब ने मेरी बीवी को फ़ोन कॉल कर दी। अच्छा। ठीक है ना। सो कुछ बातें मेरी उस वक्त हुई और खान साहब को मुझे एक जवाब भी मिला। और उसके बाद निकलने के बाद जैसे मैंने कहा कि वो मैसेज मैंने अभी तक संभाल के रखा है। अच्छा। वो मैसेज मैंने संभाल के रखा है और जिस दिन खान साहब के साथ इंशाल्लाह बैठेंगे ना तो उनको मैं दिखाऊंगा कि भाईजान ये मैंने मैसेज किया था। खान साहब ने देखा और उस मैसेज के अंदर ये बुनियादी तौर पे मैं बहुत सारी बातें लिखी, एंड में कहा था मैं आपके पास मिलने के लिए आता हूँ। तो खान साहब ने डायरेक्ट मुझे जवाब नहीं दिया। तो मुझे वो लड़का नाम ले लेता हूँ यार, अली खान का मुझे कॉल आई। अली खान की कॉल आई कि जी खान साहब ने कहा आपकी शायद खान साहब से कोई बात हुई है। तो खान साहब ने कहा मैं तुम असद से बोलो मैं उसको बताता हूँ कि किस तारीख को आना है। वो तारीख नहीं आई, खान साहब कैद हो गए। जिस दिन कैद हुए तो मुझे याद है जिस वक्त खबर आई, मुझे याद मैंने ट्वीट भी की थी, तब चढ़ी हुई थी मुझे। मैंने फ़ोन किया, वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी, सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब थे। मैंने दोनों को फ़ोन किया। उमर से तो आप कंफर्म कर सकते हैं, शाह जी इंशाल्लाह जब वापस आएंगे उनसे पूछ लें। और ये खान की अरेस्ट की न्यूज़ के 2 घंटे के अंदर अंदर मैंने कॉल की। मैंने कहा भाई मेरे लाइक कोई काम लगाना हो मुझे बता दें। सही। ठीक है ना। सो उन्होंने शुक्रिया किया, काम नहीं लगाया, उन्होंने बात हो गई, शुक्रिया किया। इसी तरीके से मुझे अली अवान की एक कॉल आई, वो इस्लामाबाद में होते हैं, उनसे भी आप पूछ सकते हैं। अली अवान की कॉल आई, यार ये उमर अयूब ने मुझे ये काम करने के लिए कहा है कि ये काम के लिए ऑर्गेनाइज करो, तो इस काम के लिए बेस्ट कौन हो सकता है। मैंने कहा इसके लिए बेस्ट बंदा जो है ना पार्टी के अंदर वो तो असद उमर, तो अगर तुम चाहते हो मैं करूँ तो मैं कर लो। तो उसने हंसना शुरू कर दिया। मैंने कहा अच्छा ठीक है, जवाब मिल लिया। मैंने कहा कि मैं तुम्हें फिर नाम बता दो, मैंने कोई नाम शाम बता दिया। तो इस किस्म का राब्ता रहा खान साहब के साथ, लेकिन खान साहब के साथ मुलाकात नहीं हो सकी। एक मुलाकात आपकी जब जमान पार्क में थे, जो लास्ट मुलाकात आप, मैं तुम्हें पूरा तफसील से नहीं पढ़ने दूंगा, मैं वो फ़ोन पे मेरा मैसेज है जो खान को भेजा था वो मैं दिखा दूंगा कि कहीं वो आप बोले यार गप मार रहा है कि इसने खान को मैसेज भेजा था। आप क्यों, आप हमें पता है। असद भाई एक आपने कहा मुलाकात आपकी, एक मुझे याद है जो लास्ट मुलाकात आपकी जो हुई थी वो मेरे ख्याल में जमान पार्क में, जब वो यहाँ से गए थे एक बार आए थे पेशी के ऊपर, उसके बाद आपकी वहाँ पे मुलाकात हुई थी। जी। एक मुलाकात, फिर इस सारे प्रोसेस के बाद अदालत में भी किसी जगह पे आपकी बाय चांस एक मतलब एक इस्लामाबाद की मुलाकात हो गई आपकी, दहशतगर्दी अदालत, इस्लाम दुआ भी हुई वहाँ जी। पर। वो मुलाकात 2 दफ़ा दो दफ़ा हुई। एक दफ़ा तो मैं और खान साथ खड़े हुए थे। ठीक है ना। खान साहब उससे पहले एग्जाम्पशंस लेते रहे थे, खुद आए नहीं थे कोर्ट में। मैं पेश होता रहा था, तो मुझे अंदाज़ा था जज के मिजाज का भी, और मुझे कुछ उस अदालत के बारे में और भी चीज़ें पता थी जो मैं कैमरे पे नहीं बताऊंगा। तो मैं खान को कान में बताता भी रहा और खान ने फिर उसके ऊपर अमल भी किया ना। ठीक है, उनके मैसेज भी हो, मतलब उन्होंने, खान ने स्टेटमेंट दी फिर उसकी बुनियाद पर। उसके बाद हमारा वाला जो कॉमन केस था वो ख़त्म हो गया, मैं चला गया, और खान साहब का एक और केस था उसी अदालत के अंदर। तो आई थिंक जज मुख्तलिफ था, तो उसी अदालत में वेट करते रहे। वो लो जी सोशल मीडिया में खबर होगा असद उमर नाराज़ होकर चला गया और बदल गया, वो तमाशा। अच्छा ये वाला भी जो था, इसमें मैं राइट पे बैठा हुआ था, खान बाद में एंटर हुआ, आके बैठा ना तो हमारी नज़रें मिली, तो खान ने स्माइल किया, मैंने सलाम किया, मैं उठा हाथ मिलाने के लिए। तो अब वो दो उसके कुछ लोग ये कहते हैं कि वो साहब जो वहाँ पे खड़े थे उन्होंने जान के रास्ता रोका आपका, ठीक है, ताकि आप हाथ ना मिला सकें। मैं लोगों की जो है ना नीयतों पे शक नहीं करता। बॉटम लाइन ये थी कि मैंने हाथ, बट खान ने मुझे देख के पहला इंस्टेंट रिएक्शन स्माइल किया था खान ने। अच्छा असद भाई, इस वक्त जो पीटीआई की लीडरशिप है ना, वो आपके बारे में अमूमी तौर पर ये तासर देती है कि असद उमर से इमरान खान शदीद नाराज़ हैं और आपके लिए दरवाजे मुकम्मल तौर पर बंद हैं। अच्छा, आपके पार्टी से या ओहदा छोड़ने के बाद, पार्टी तो आपने छोड़ी नहीं थी, ओहदा से दस्तबरदार हुए थे, आपको कहीं ये तासर मिला कि वाकई इमरान खान आपसे शदीद नाराज़ हैं और आपका रास्ता मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका है? देखिए, मुझे कई लोगों से फीडबैक आती रही है कि खान साहब ने मेरे बारे में क्या बात की। ठीक है ना। बिल्कुल शुरू में मुझे याद है ये इशू उस वक्त रेज हो रहा था, हालांकि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, बल्कि मैं जो, अगर आपको याद हो, मैंने कहा था बंदे से यार तीसरी दफ़ा पूछ रहे हो कि नहीं छोड़ी पार्टी, कितनी दफ़ा पूछोगे। लेकिन उसके बावजूद पार्टी के अंदर भी ये जो है इसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क था। तो मुझे याद है उमर अयूब की मुझे कॉल आई कि यार ये मीटिंग के अंदर भी ये इशू रेज हुआ था। खान ने कहा हाँ पार्टी में तो है असद। तो एक तो ये मुझे फीडबैक, उसके अलावा मुझे ये भी फीडबैक आई है, किसी ने कहा कि जी, मैंने खान से पूछा कि किसके पार्टी छोड़ने पे सबसे ज़्यादा दुख आपको किसका हुआ है, तो उन्होंने कहा शीरीन मज़ारी और असद उमर। ठीक है ना।
मुझे ऐसी भी लोगों ने फीडबैक दी कि यार खान साहब बहुत नाराज थे आपसे, ठीक है ना, ये भी मुझे फीडबैक दी। मुझे ये भी लोगों ने फीडबैक दी कि खान बोलते हैं यार जबरदस्त बंदा है, अच्छी फीडबैक दी, तो मिक्स फीडबैक है। सही। अच्छा देखो वो जो आप कह रहे हो ना कि दरवाजे बंद, यार मैं कुछ सियासत में करने का मुझे कोई शौक तो नहीं था ना। मैं तो खान को मैं ज़रा उनके साथ मेरा रिश्ता ऐसा है, मैं थोड़ी लिबर्टी भी लेता हूँ। मुझे याद है जब मैंने वो नहीं छोड़ी थी कभी छोड़ी थी, तो खान बोला तो पागल हो गए तुम, मेरे राइट हैंड मैन तो क्या करो। मैंने कहा यार राइट हैंड के लिए काबीना में होना, तो मैं कहीं था, मैंने मजाक में बोल दिया, मैंने कहा मुझे आजकल खान साहब जो है मैसेज आते थे भाई वापस आओ, तो मैंने कहा इमोशनली ब्लैकमेल करें, वो तो हेडिंग लग गई डॉन के अंदर। खान ने मुझे असल एम आई ब्लैक में हो, मैंने कहा भाई मजाक हो रहा है यार। तो इस तरह मैं बोलता हूँ ये खान साहब ने मेरी मत मारी, बार बार मैसेज दो मेरे भाई शौकत खान के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज पे होते थे, उनके जरिए आरिफ अलवी, अली जैदी, समर अली खान मैसेज आते थे जाओ ज्वाइन करो जान, असद पाकिस्तान को तुम्हारी ज़रूरत है। ठीक है ना। सो मैं खान का एक मिशन था, जिस तरफ पाकिस्तान जा रहा था हमें नहीं ठीक लग रहा था। एक आदमी नज़र आ रहा था जो वाकई में खुलूस नीयत से पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करना चाहता है। हमने कहा यार उसने अपनी ज़िंदगी गवाह की है मुल्क के लिए, हमारा भी मन था कि हम भी नौकरी छोड़ के हम आ गए हेल्प करने के लिए। तो भाई मुझे तो कोई शौक कल भी नहीं था, तो मेरे लिए माजरत के साथ दरवाजे बंद कौन करेगा, मैं आज़ाद इंसान हूँ। बाकी चलो बाकी बातें बाद में। ये तो क्लियर है ना कि इमरान खान वाज द इनिशिएटर जो आपको एक कॉर्पोरेट सेक्टर से सियासत में लेकर आए थे। ये मैं टीवी पे कही थी, अगर अगर इमरान खान ना होते तो असद उमर सियासत में ना होता, इसमें कोई शक ही नहीं है। आखिरी मीटिंग जिसमें फाइनली जाके मैंने ना हाँ किया था ना कि मैं ठीक है मैं ज्वाइन करता हूँ, कैबिनेट नहीं, जो अपनी पार्टी ज्वाइन करूँ, मैं अपनी 70 लाख वाली नौकरी छोड़ के 72,000 की तनख्वाह वाले अच्छा 72,000 वाली भी मैं बताता हूँ तुम्हें। अलीमा खान के घर मीटिंग थी, अलीमा थी उस मीटिंग के अंदर, जहांगीर खान तरीन थे उस मीटिंग के अंदर, एक और साहब थे उस मीटिंग के अंदर जो सियासी आदमी नहीं है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, ठीक है ना, और खान साहब थे। उस दिन भी मैंने ही कहा था, मैंने कहा खान साहब आप, पहले तो मैंने पूछा यार आपको चाहिए क्या, उनका जी पॉलिसी वाले, मैंने कहा यार अभी जहांगीर ने मुझे फ़ोन किया कि खान कह रहा है कि एनर्जी पॉलिसी हम फाइनलाइज कर रहे हैं, तो असद से बोलो कि वो भी हमें इनपुट दे दे। मैंने कहा मैं कराची से लाहौर आ गया, मैं आधा दिन आप लोगों के साथ बैठा रहा, जो मुझे फीडबैक थी दे दी, और क्या चाहते हैं आप, चाहते हैं तो पट्टी चले टीवी पे असद उमर पाकिस्तान तरीके से। खान ने कहा बिल्कुल यही चाहिए। फिर वो असद योर ज्वाइनिंग विल मीन मोर देन एनीबडी एल्स ज्वाइनिंग। अच्छा मैंने जहांगीर ने मोर देन एनी पॉलिटिशियन ज्वाइनिंग, जब मैंने जहांगीर ने एक दूसरे की तरफ से स्माइल किया, खान ने कहा ना देखा हमें कि ये क्या करें, आगे लीन फॉरवर्ड करके कहता दोबारा देन एनी पॉलिटिशियन। सो मैंने उस दिन भी कहा था देखें आप पाकिस्तान के लिए काम करना चाहते हैं, मैं पाकिस्तान की वजह से ज्वाइन कर रहा हूँ। एक चीज़ याद रखना, आपके हाथ में कोई इख्तियार ना, आपके पास कोई झंडा है ना गाड़ी है ना कुछ है ना होता है जिसमें मुझे इंटरेस्ट है, मैं कंट्रोल में नहीं हूँगा। मैं करूंगा वही जो मैं करना चाहता हूँ। और उन्होंने फिर वो लीवे भी दिया और रिस्पेक्ट किया कि कभी मुझे को फोर्स नहीं किया किसी चीज़ के लिए। नहीं वो तो आपको इतना दिया कि 100 डेज का जो मंशूर बनाया वो यू आर द वन जिन्होंने वो 100 डेज का नहीं 100 डेज का जो नहीं गिव क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू, 100 डेज का मंशूर वाला जो काम जो लीड किया था वो जहांगीर तरीन और शहजाद अरबाब ने किया था। उसके अंदर इनपुट मेरी ज़रूर थी, लेकिन आप जहांगीर तरीन को बहुत क्रेडिट दे रहे हैं, आगे चल के कुछ सवाल जरूर कुछ। अच्छा असद उमर साहब ये बताइए कि इमरान खान जेल में है और जिधर वो अपनी सियासत को या अपनी जमात को या अपने नज़रिए को या अपने बयानिए को ले गए हैं, वहाँ से उनकी वापसी जो है वो मुश्किल नज़र आ रही है इस वक्त। आपको कहीं उस वक्त ये लगता था कि ये सूरत हाल हो जाएगी कि इमरान खान जेल में होंगे और उनकी जेल से रिहाई के लिए जो एक पाकिस्तान में रवायती तरीका होता है कि कोई बातचीत होती है, कोई डील शील होती है, कोई इस तरह की चीज़ें होती हैं, लेकिन वो हमने देखा है कि कोई उस तरह की कोई कोशिश कामयाब नहीं हो सकी है। कोई पसे पर्दा राब्ते हुए, कोई फ्रंट ऑन राब्ते हुए, मुज़ाकरात हुए, लेकिन इमरान खान अपने मौक़िफ़ पर कायम है और जो दूसरा फरीक है वो भी अपनी जगह पे कायम है और वो कहता है कि जब तक इमरान खान माफ़ी नहीं मांगेंगे या हमारी शराइत के ऊपर नहीं आएंगे तो वो बाहर नहीं आ सकते। तो क्या आपको लगता है कि ये सिचुएशन यहाँ तक पहुँची क्यों, ये बंद गली में क्यों आ गई सियासत पाकिस्तान? बहुत अच्छा सवाल है। अच्छा देखें इसके अंदर एक तो आपको क्लियर होना चाहिए, मुझसे किसी ने सवाल ये पूछा था कि ये सस्टेन कर सकते हैं खान या नहीं कर सकते। काशिफ का आखिरी प्रोग्राम वो भी अगले मुझे मैसेज आने शुरू हो गए, आपका काशिफ का जो प्रोग्राम था तो उड़ गया उससे सोशल मीडिया से गायब हो गया। तो वहाँ पे भी मैंने ये बात की थी कि देखो
ये तो खान की स्ट्रेंथ है ना, जहाँ पे आप अगर आप प्रेशर दबाओ तो उससे ज़्यादा तो कोई है नहीं। खान तो इस वक्त अडियाला में बैठ के हंसता होगा कि हुण तक तुसी आए हो साड़ी पिच से, ठीक है ना। इस वक्त मैच हो रहा है इमरान खान की पिच के ऊपर। तो इमरान खान के पास टाइम है, उसके पास कोई जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है कि कोई जल्दी में ऐसा फ़ैसला करे कि जिससे कोई बहुत नुकसान हो। वैसे भी अल्लाह ताला करता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो फ़ैसले किए गए, खान जब वज़ीर आज़म था तो अच्छा कदावर आदमी था, 6 फुट के वज़ीर आज़म थे। वो रजीम चेंज ऑपरेशन किया, उनको 12 फुट का कर दिया, जेल में डाला 18 फुट का कर दिया। तो अब 24 फुट का करना चाहते हैं तो कुछ और करेंगे, वरना तो एक तो ये बात है। लेकिन ये कहने के बावजूद देखो खान की जो आप बोल रहे हो ना, जहाँ से सियासत वो ले गया इधर से वापसी नहीं है, ये डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को कहते हो, क्या सियासत है। मैं खुल के बात कर सकता हूँ? जी, हाँ, प्रोग्राम शोग्राम तो नहीं आपका बंद हो जाएगा। देखो एडिटर भी हमें एक अमूमी तासुर ये बन गया है कि खान ने अगर रज के फौज की लीडरशिप के खिलाफ बात करनी खत्म कर दी तो खान की सियासत खत्म हो जाएगी। ये खान की सियासत ये नहीं है। जो असल इनकलाब है वो बड़ा सादा सा है यार। पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान के अवाम करेंगे या बंद कमरों में होंगे, ये है असल जंग, ठीक है ना। और इस जंग के लिए मेरे ख्याल में 2 बंदे, 2 लाशें और एक कब्र वाला सिनेरियो नहीं है मेरे भाई। ये गलत तज्जिया है, जो भी ये तज्जिया कर रहा है ये गलत तज्जिया कर रहा है। अब सियासत के अंदर जो है वो एक रास्ते निकाले जाते हैं। वही सियासत एक चीज़ ही ऐसी होती है कि उसके अंदर रास्ते निकाले जाते हैं। बुनियादी उसूल को छोड़े बगैर 100% बातचीत करनी चाहिए और सियासी पार्टियों के साथ भी बात करनी चाहिए। आपका मैं बाकी सारे सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन आपने मुझे 5 मिनट देने हैं। जो आजकल मेरा पैशन है नया मिसाके जमहूरियत, उसके ऊपर मैंने ज़रूर बात की, ठीक है। मैं कॉलम पे भी जिस पे बात कर चुका। सो मेरे ख्याल के अंदर हल निकलेगा। क्यों हल नहीं? वो जैसे मैंने काशी के प्रोग्राम में कहा था यार, सारी कौम जिस बंदे के साथ खड़ी हो ना तो उसके ऑप्शंस कभी भी ख़त्म नहीं होते। और इसी तरीके से तरीके इंसाफ भी एक तजुर्बे से गुजरती है ना, तो तरीके इंसाफ ने भी देख लिया कि सिस्टम जो है उसकी ताकत क्या है। मानना पड़ेगा ना, आपने सिस्टम ने भी अपनी ताकत दिखा दी। सिस्टम ने भी अपनी ताकत दिखा दी, इमरान खान ने भी अपने। अब दोनों जोरावरों ने जब अपनी ताकत दिखा दी है, तो जब बराबरी के लोग होते हैं, ताकतवर होते हैं, जो कमी होता है ना तो उसको तो रगड़ देता है। लेकिन जब बराबरी के 2 जोरावर होते हैं तो फिर वो आपस में कोई ना कोई निकाल लेते हैं यार रास्ता। तो मेरी उम्मीद ये है कि रास्ता निकलेगा। अच्छा असद उमर साहब, आपने मुतअद्दिद मरतबा ये कहा कि आपने जब पार्टी छोड़ी उससे पहले कुछ इख्तलाफात भी थे पार्टी की पॉलिसी से, ख़ास तौर पर जो फ़ौज को टेक ऑन करने वाली पॉलिसी है। लेकिन आपने वो इख्तलाफात का इजहार उस वक़्त नहीं किया जब पीटीआई के ऊपर क्रैकडाउन नहीं था। जब क्रैकडाउन शुरू हुआ 9 मई के बाद, फिर आपने ओहदे भी छोड़ दिए। तो इख्तलाफ जब होना था तो असूली तौर पर तो चाहिए ये था कि उस वक्त आप ओहदे से अलग हो जाते। फिर मैं आपको वही कहूँगा, नवे आए हो सोने हो, अगर आपके ख्याल में क्रैकडाउन 9 मई के बाद शुरू हुआ। 9 मई से पहले इमरान खान के ऊपर 100 से ज़्यादा मुकदमे थे, असद उमर के ऊपर 2 दर्जन मुकदमे थे। असद उमर जेल जाके आ चुका था। जमान पार्क ऑपरेशन इमरान खान को अरेस्ट करने के लिए हो चुका था। 3,500 बंदा जुडिशल कॉम्प्लेक्स वाला जो यहाँ पे जिस दिन हुआ है, सिर्फ इस्लामाबाद से 3,500 बंदा गिरफ्तार हुआ। उसमें से कोई 650 तो इस्लामाबाद का वर्कर था जो गिरफ्तार हुआ है। पर्चे कट रहे थे, दहशतगर्दी अदालतों में हम जा रहे थे, माजरत के साथ बहुत कुछ उससे पहले हो रहा था। और ये भी गलत है आपका कहना कि फौज के सिर्फ ये नहीं है मेरा इख्तिलाफ। देखिए वो जो जैसे मैंने कहा ना, मैं आगे जाके भी बात करूंगा किस तरीके से इख्तिलाफ करना है और क्या। मसलन मैं आपको चलें आज जरूर थोड़ी सी तफसील में चले जाते हैं। 2 बड़े फैसले उससे पहले हुए ना, 9 मई से। 9 मई के ऊपर मैं ज़्यादा इसलिए बात नहीं करता हूँ कि मेरे ऊपर जी जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा अच्छा ये बताएं, ये बताएं कि खान साहब वज़ीर आज़म हाउस में इंशाल्लाह कब तक आ जाएंगे? इंशाल्लाह कल ही आ जाएंगे। जबरदस्त, ये हुई ना बात। आप मेरे लोग ना उम्मीद है इंशाल्लाह। अच्छा जी, सो सबसे पहला फैसला जो ये पब्लिक पोजीशन है ना, ये मैं कोई आज तो नहीं कर रहा, 200 से नॉन पोजीशन है। कौमी असेंबली से हमें इस्तीफे नहीं देने चाहिए। आप
आपको कौमी असेंबली, ये वो कौमी असेंबली है जिसने इमरान खान को वजीर आजम इलेक्ट किया था। ये 2018 की असेंबली है। इस असेंबली को हम नहीं कहते जाली असेंबली है। हम उस असेंबली से क्यों गए बाहर? आप बिल्कुल कहते हैं कि हम नॉर्मल बिजनेस में नहीं बैठेंगे, इस्तीफे क्यों दे रहे थे? मेरा आज तक मानना यह है कि जो खान ने मोबिलाइजेशन की, जिस तरीके से अवाम निकली 10 अप्रैल को, अच्छा ये भी बाय द वे ये उसका बहुत बड़ा टेस्ट है कि क्या ये अवाम की सपोर्ट जो है ये इसलिए है कि खान ने फौज के खिलाफ बात की। खान ने तो एक लफ्ज नहीं फौज के खिलाफ बोला था उस वक्त तक। 10 अप्रैल को, ठीक है, 10 अप्रैल को 10 अप्रैल, खान ने तो एक लफ्ज नहीं बोला था फौज के खिलाफ। कौम क्यों निकल आई थी भाई? ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। उस मैं फवाद चौधरी से बात कर रहा था, उसने हाँ यार असद भाई बात तो आप सही कर रहे हैं। नहीं, लेकिन लोगों को उस वक्त माजरत मैं आपको इंटरप्ट कर सकता हूँ, क्योंकि लोगों को ये लगता था, क्योंकि इससे पहले भी जो फौज है वो बाकी दो जमातों को ये लोगों को बताती थी कि ये करप्ट हैं, चोर हैं, डाकू हैं, और फिर लोगों ने देखा कि ये जो अदम एतमाद हुआ है ये फौज की मर्जी के बगैर नहीं हो सकता था, ये उन्हीं को ले आए हैं, तो उसमें भी सेंटीमेंट तो मौजूद था भाई। ये जो हमारी सपोर्ट एमक्यूएम को कौन ले जो गया? हमारी सपोर्ट, अब मैं तुम्हें अभी आगे चलता हूँ, मैं आगे चलता हूँ। नहीं आप तजिया ठीक नहीं कर रहे, मैं आपको बता दूं क्यों नहीं तजिया ठीक करे। देखो हमारी जो सपोर्ट वापस आना शुरू हुई है ना, जिस दिन मीडिया ने वो एक ग्राफिक बनाया जो हर अदम एतमाद की खबर के साथ चलता था, मौलाना फजलुर रहमान से शुरू होता था। अब वो अच्छे हैं कि नहीं है? अच्छा, एनीवे मौलाना फजलुर रहमान से शुरू होता था। देख रहे हैं हम, इसके ऊपर अभी फैसला बाकी है, ठीक है ना। ये जज साहब ने ऑर्डर जो है ना रिजर्व महफूज कर लिया, फैसला महफूज है। उसके बाद जरदारी साहब, MQM, शहबाज शरीफ, जिस दिन वो चलनी शुरू हुई तस्वीर, लोगों ने कहा यार ये इमरान खान जो है ना वैसा काम तो नहीं कर रहा था जैसा हम चाहते थे, लेकिन यार ये नहीं। भाईजान 27 मार्च याद है कि परेड ग्राउंड वाला जलसा मखलूक याद है? ओफ होए जो बंदा निकला है वहां पे, परेड ग्राउंड तो बड़ा ही बड़ा था, हाईवे टोल नहीं क्रॉस कर रहे थे, टोल प्लाजा नहीं क्रॉस हो रहा था। उस वक्त तो साइफर की भी बात नहीं हुई थी ना, साइफर की बात हुई। उस जलसे में खान की बात हुई। मैं लेफ्ट पे बैठा था, खान के मेरे इधर ऐसे उसने खान ने मेरे हाथ मारा अपने घुटने पे, उसने कहा वॉच द फन। अच्छा अब ये गए ना, मैं अपनी फैमिली का व्हाट्सएप ग्रुप पर मैंने उसे डाला, खान इज अबाउट टू गो न्यूक्लियर। सर जी, तो ये जो सपोर्ट वहां से आई ना आपकी, ये सपोर्ट इसमें आई कि इस सियासी तफरीक के अंदर अवाम ने कहा यार खान सच्चा है, खरा है, दयानतदार है, ठीक है यार, नहीं वो वादे पूरे कर सका होगा जो हमने गए थे, लेकिन नहीं, उधर हम पुराने पाकिस्तान नहीं जा रहे। बिलावल साहब ने कहा वेलकम टू पुराना पाकिस्तान, उन्होंने कहा ना हमें पुराने पाकिस्तान नहीं जाना। सही है, ठीक है जी। सो आप अगर असेंबली में होते और वो जो प्रेशर क्रिएट किया, मैं आपको ये, मैं उस दिन पहले भी बोल चुका हूँ टीवी पे, मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ बाजवा साहब के फरिश्तों को नहीं ख्याल होगा कि अवाम इस तरीके से खड़ी हो जाएगी। ठीक है ना। जिस वक्त वो मोबिलाइजेशन हुई थी, हम असेंबलियों के अंदर बैठे होते, 150 लोग, 155 बंदा उधर बैठा होता, आपके ख्याल में अगर, और मेरा मानना यह है कि जो क्योंकि गेम गड़बड़ हो गई थी, मेरा मानना यह है कि उस वक्त अगर बाजवा साहब के फुल कंट्रोल होता ना, उन्होंने इलेक्शन की तरफ आपको ले जाना था। ठीक है ना, बिकॉज नाउ ही इज गोइंग इनटू द रॉन्ग साइड ऑफ हिस्ट्री। ही वुड हैव, मेरा असेसमेंट है कि वो उधर से निकलने के लिए ना इलेक्शन पे ले जाते। आपके ख्याल में MQM ने ना करना था उनको? ठीक है ना, मैं BAP ने ना करना था। वो जो लाए थे पहले हमारे पास, उन्हीं को ले गए थे, उसमें से दो सिर्फ उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं देना था, किस्सा खत्म था, और आप नए इलेक्शन की तरफ जाते। आपको पता है नवाज शरीफ उस वक्त वैसे भी नया इलेक्शन चाहता था। जब आप बाहर चले गए असेंबली से इस्तीफे दे के, अब पावर किसके हाथ में चलेगी? प्राइम मिनिस्टर के हाथ। अब पावर उसके हाथ में चली, उसने गोलियां जी अभी IMF एग्रीमेंट अभी, और अभी तो मैशत ठीक कर देंगे, अभी नहीं कर करके उन्होंने की दिया। दूसरा, जब आपने गवर्नमेंट छोड़ी, उस वक्त मैंने बोला यार ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जो असेंबली, मैंने कहा जी खान साहब आप हमेशा कहते हैं कि दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो वो क्या चाहेगा आपको करना। आपके ख्याल में वो, अच्छा उसी वक्त हमने 186, याद है वो 186 जो पूरे किए थे? जी, पंजाब में। एक मैं जाके बैठा हुआ था लाहौर, एक बंदे को MPS को हम फोन कर रहे थे वहां से 90 शराय कायदे आज़म से, और एक और साहब, बड़े अहम इदारे के साहब भी वहां पे बैठे हुए थे। ठीक है ना, और फिर भी 186 हमने डिलीवर किया।
मुनिस का मुझे मैसेज आया, कह रहे असद भाई जैसे हुक्म था प्राइम मिनिस्टर का हमने कर दिया है, अब आगे क्या हुक्म है। अभी वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिए है, ये उसके घंटे बाद की बात है। मैंने कहा खान साहब वांट्स चौधरी साहब टू डिसॉल्व दी पार्लियामेंट। आके बैठे भी न थे और निकाले भी गए। उसने कहा जी इट विल बी डन, जो भी हम चाहते हैं। उसके आगे उसने कुछ प्रेडिक्शन की थी जो 100% दुरुस्त साबित हुई। यस, वो मैं नहीं बताता। हाँ, मैं उनसे ये पूछ रहा था कि क्या जो अभी इस वक्त सिचुएशन है, बंदे जमा हुए में, हुकूमत पुलिस आपकी ये पकड़ना चाह रहे हैं, रेड्स हो रहे हैं, इनके फेवर में है कि सारी प्रोटेक्शन हट जाए और खान ने हटा रह जाए या नहीं। तो मैं बिल्कुल इसके खिलाफ था और बिल्कुल सबको और पता इसमें है। खान साहब का क्या आर्गुमेंट था? यार शुरू कैसे हुआ, पहले तो स्टार्ट करें शुरू कहाँ से ये भी हुआ। बताइएगा कोर कमेटी के कितने लोग इसके हक में थे और कितने मुखालिफ में थे? नाम नहीं मैं पूछता, हाँ, क्योंकि आपने नहीं। मुझे पता नहीं बताना। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, बड़ा इसका आसान जवाब में बताता हूँ कि पंजाब में कौन हक में था और कौन नहीं था। वो सब लोग जो वजीर आला बनने के ख्वाहिशमंद थे वो हक में थे, ठीक है। जितने भी वो 3-4 थे, और बाकी सारे मुखालिफ थे। मुखालिफ। ठीक है। अच्छा, शुरू ऐसे हुआ कि इसमें आधा कसूर मेरा है। वो कैसे जी, जलसा हमारा होना है 26 नवंबर था, 27 नवंबर था, ऐसे कुछ था। 26 नवंबर 26 पिंडी वाला नवंबर। जलसा। जो हमजा कैंप के सामने स्टेज जी, लगाना जी, था, जी, उन्हें फिर वो लगाने- 6 रोड तो चला पुलिस गया। वालों को मैं बोलता था लगाना है, मैं वापस जाता था, पता चलता था उन्होंने फिर मना कर दी है। एनीवे, तो उस जलसे के लिए खान साहब इंजर्ड आ रहे, हाँ जी। सख्त तकलीफ में। पहले तो मैंने उनको फ़ोन किया और उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि ये मगरिब से पहले हो जाए, लाइट में। अब नवंबर के 26 को मगरिब भी बहुत जल्दी हो जाती है। तो मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा जी इधर कोई हालात नहीं है, इधर फंसी भी, जब पहले भी मैंने कहा था इतनी जब आवाम आती है तो उनको अंदर आना बड़ा मुश्किल होता है, और ये तो लोकेशन भी ज़रा मुश्किल है। तो आप जमान पार्क से ना निकलना जिस वक्त तक मैं आपको फ़ोन करके ना बोलूँ। कहते असद मैं जहाज़ में बैठा हुआ हूँ। मैंने कहा अच्छा बैठ गए तो चले इधर आ जाए। पहले हमने नूर खान बेस पे थोड़ी देर उनको होल्ड कर रखा, फिर खान साहब से रहा, आपको पता ना खान साहब थोड़ी देर चलो, फिर हेलीकॉप्टर में लैंड किए, हाँ। लैंड किए, वो आए, आगे गाड़ी में बैठे, तो उन्होंने कहा चलो असद। मैंने कहा जी अभी भी नहीं आ सकते, अभी घंटा और चाहिए। अब फिर क्या करें, मैंने कहा अंदर आना पड़ेगा। बड़ी शक्ल बनाई, इनका अच्छा मैं आया था। वो बेचारे बैसाखियों में चल रहे, तकलीफ में, मुझे बुरा भी लगा। अंदर जब जाके बैठे ना, खान ने कहा यार ऐलान क्या करना है, अब ये पूरी जलसे की मोबिलाइजेशन हो चुकी है, हम पहुंच चुके हैं, और अगर वो ना मैं बुलाता तो खान साहब ने सीधे स्टेज पे जाना था, तकरीर कर देनी थी। अच्छा। खान साहब कहते हैं यार ऐलान क्या करें। कमरे में सीनियर लोगों में सिर्फ 3 ही लोग जो मुझे याद पड़ते थे, टोटल 5-6 लोग कमरे में, 7 लोग कमरे में। शामिल कुरैशी थे, मैं था, महमूद खान था। तो हम, सच्ची बात है ना, मेरे पास कोई ज़बरदस्त आइडिया था ना किसी और के पास कोई ज़बरदस्त, अपने फजूल हमारे आइडिया दे, खाने का मज़ा नहीं आ रहा। शाह जी ने कहा यार मुझे पता है कोई भी ये बात सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन खान साहब अगर इजाज़त दें तो मैं एक आइडिया देना चाहता हूँ। खान साहब ने कहा हाँ शाह जी बोलें। उन्होंने कहा जी असेंबली डिसॉल्व कर दो। अच्छा। खान ने कहा डिवाइन इंस्पिरेशन शाह जी, क्या बात है, क्यों असद क्या ख्याल है तुम्हारा? मैंने कहा जी बेहतरीन ख्याल है, धमकी देने के लिए, करना देना। अच्छा, वो उन्होंने जाके जलसे में अनाउंस कर दिया। जलसे में अनाउंस करने के बाद कोर कमेटी मीटिंग कॉल हुई कि अब फैसला करें कि करना है कि नहीं। ओ भाई आपने जलसे में अनाउंस कर दिया। एनीवे, अच्छा खान अमूमी तौर पे मैं जो हूँ वो मीटिंग के टुवर्ड्स दी एंड बात करता था। उस दिन मुझे पता था कि यासीन खान अब न, जब उन्होंने फैसला कोई करना हो ना, जब अमूमी तौर पर बात की बिल्कुल गलत बात है, कोई सुनता किसी की नहीं, बड़ी खुली डिबेट होती, अब जो मर्जी कहें अपनी आर्ग्यूमेंट। जिस दिन उसने कोई चीज़ है ना जो बहुत स्ट्रांगली खान फील करता है कि ये हर सूरत में जो मैंने फैसला किया होना चाहिए, तो उसका बड़ा एक ज़बरदस्त टेस्ट है। ठीक है ना, ये जो तरीके इंसाफ में नए आए इनके लिए, मुस्तकबिल के लिए, जिस दिन खान मीटिंग के शुरू में खड़ा होके बात करेगा ना, तो इसका मतलब अब उसने ना नहीं सुनना चाहता। ठीक है ना, अब अपनी हिम्मत है तो फिर बात करो। जैसे कौमी असेंबली से इस्तीफों के मामले में खड़े होकर खिताब। नहीं, मुझे एक और कौमी बात- असेंबली के इस्तीफों वाले तो वो था इमोशनल। हाँ, जब सबने बात कर ली, को 95% ने कहा नहीं करना चाहिए, खान ने कहा अच्छा ठीक है, मैं जा आपकी मर्जी है, कोई मजबूरी नहीं, मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, बाकी जिसने देना था क्या कौन बाहर बैठेगा, सबने इस्तीफे दे दिए। अच्छा, खान साहब ने खड़े होकर धुआंधार तकरीर की। मैंने देखा, मैंने कहा भाई अगर इस वक्त लोगों ने बात की ना, तो किसी एक में हिम्मत नहीं होनी कि किसी ने खड़े होकर कहना कि नहीं ये ना करें। तो मैंने कहा असद उमर अभी बात करो। मैं खड़ा हुआ बात करनी थी, खाने का नहीं असद अभी बैठो, पहले दूसरों की बात मैंने 2 दफा तुम एंड में बात करना, खान को पता मैंने क्या बोला ना।
लो जी, सब ने कहा जी बेहतरीन फैसला है। मैंने खड़े होकर फिर मुखालफत कर दी, है कि बिल्कुल गलत फैसला नहीं करना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, ऐसे सियासी फैसले इसी तरीके से जब हम मिसाक़े जमहूरियत की बात करेंगे ना, मेरे ख्याल में उस वक़्त भी हमारा ये फैसला कि हम सियासतदानों से बात करेंगे नहीं, उससे हमें नुकसान हुआ, ठीक है ना। उससे तीसरा फरीक ताकतवर होता है, और क्योंकि ख़ास तौर पे शुरू में हमें यह भी पता था कि नवाज शरीफ जो है वो एक्चुअली जल्दी इलेक्शन चाहता है, उस वक्त उनको गलत फहमी थी कि वो इलेक्शन जीत सकते हैं। जैसे जैसे खान के जलसे होते गए तो नज़र आता शुरू हो गया। तो अगर मेरी तो रिकमेंडेशन उस वक्त भी थी कि नवाज शरीफ के साथ चैनल ओपन करें, खान डायरेक्टली बात करने की ज़रूरत नहीं, चैनल ओपन करें, शायद कुछ और मुख्तलिफ। तो एक से ज़्यादा ऐसी बातें थी जहाँ मेरा इख्तलाफ था। 9 मई, क्योंकि मैं खुद इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद 12 मुकदमों में मुलविस हूँ, तो उसके ऊपर मैं कमेंट नहीं करूँगा पब्लिक। असद भाई, तीसरे फरीक की आपने बात की, तीसरा फरीक तो नवाज शरीफ के साथ जो इमरान खान कहते हैं लंदन में बैठकर मंसूबे कर रहा था, और उसके बाद नवाज शरीफ आए, तो फिर उसमें खान साहब के पास ऑप्शन तो तीसरे फरीक को ताकतवर करने का ये आप बहुत बात की बात करें, ये आप बहुत बात की बात करें। ये खबर खान ने, लंदन की मीटिंग की खबर खान साहब के पास आई, जो उन्होंने हमें बताया, ये सितंबर की 10 या 11 या 12 ऐसी कोई तारीख थी। मैं तो बात कर रहा हूँ भाई मेरे अप्रैल मई की बात कर रहा हूँ, मैं तो उससे 6-8 महीने पहले की बात। लेकिन असद भाई, उस टाइम 25 मई के लॉन्ग मार्च जब इमरान खान ने अनाउंस किया, उससे पहले भी कोई इलेक्शन की बात हो रही थी, कहा जा रहा था कि आप ये लॉन्ग मार्च अनाउंस न करें, इलेक्शन करवा दिया जाएगा। फिर वो एक मशहूर ज़माना कॉल भी पेशावर में जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, शाह साहब को आई और उसका भी जिक्र हुआ। उस वक्त क्या बातचीत हो रही थी, क्या सीरियस थे? इमरान खान ने उनके ऊपर क्यों एतमाद नहीं किया? क्योंकि मेरे ख्याल में एक तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस का माहौल था, बिल्कुल बातचीत हो रही थी। जनरल बाजवा का डायरेक्ट मैसेज खान साहब को गया था, वो तो मैं स्टोरी सुना चुका हूँ पब्लिकली, फ़ोन ब्लॉक करने वाली, ठीक है ना। तो फ़ोन तो ब्लॉक था लेकिन वो चला गया था। इसीलिए खान की अगर आप तकरीरें उठा के देखें ना, उस महीने, उससे जो पहले 7, 8, 10 जलसे थे, हर जलसे में खान कहता था कि मैं मुल्तान में तारीख अनाउंस करूँगा, ठीक है ना। लेकिन खान ने नहीं अनाउंस किया। खान बल्कि इस्लामाबाद आना था, खान पेशावर चला गया। खान पेशावर चला गया और खान ने कहा कि मैं कोर कमेटी मीटिंग बुलाऊंगा, उसमें हम फैसला करेंगे। वो खान ने टाइम दिया था, खान से कहा गया कि 2-3 दिन हमें और चाहिए, 2-3 दिन मौखर करते हैं इसको, ठीक है। तो खान ने कहा, ऐलान कर दिया। उस कोर कमेटी मीटिंग से पहले हम बैठे और एक इंतहाई ज़िम्मेदार, इंतहाई सीनियर अफसर जो हैं उनसे बात हुई। अपने स्पीकर फ़ोन के ऊपर फ़ोन था, मैं, शाह महमूद कुरैशी और परवेज़ खटक बैठे थे। मैसेज हमें दिया गया कि जी बुनियादी, मतलब लुबे लुबाब उस मैसेज का ये था कि 4 या 5 दिन और चाहिए। एक ख़ास तारीख दी गई, 4-5 दिन आगे की तारीख थी कि इस दिन ये हो जाए, और वो मैसेज खान साहब को दिया गया और खान ने कहा नहीं, ये हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं, और फिर वो हो गया। वो फिर मेरे ख्याल में एक सेकंड और आखिरी अटैम्प्ट थी वो शाह जी को जो फ़ोन कॉल आई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले, प्रेस कॉन्फ्रेंस, मतलब बैठ गए थे वहाँ पे जाके और उसके बाद कॉल। अच्छा असद उमर साहब, वज़ीराबाद में इमरान खान साहब के ऊपर हमला होता है और उसके बाद ज़मान पार्क में एक अहम मीटिंग होती है। उस मीटिंग के बाद आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है जिसमें डीजीसी के ऊपर आपने ज़मान पार्क नहीं, शौकत खान। अच्छा, उस मीटिंग में क्या चीज़ें डिसाइड क्या हुई थी और इमरान खान का क्या था, क्या वो गुस्से में थे उस वक़्त, जो सारा उसका कंटेंट है? मीटिंग जो हुई ना, मैं पहले तो बताऊँ ना कि हम लोग पहुँचे, उमर अयूब ड्राइव कर रहा था मैं। खान ने मुझे उससे कोई 4-5 दिन पहले कहा कि असद अब ये स्टेबलाइज होगी लॉन्ग मार्च, तो ये लंबा चीज़ है, तुम अब निकल जाओ, तुम इस्लामाबाद जाओ और वो तैयारी करो 26 वाले जलसे की ना, तुम उसकी तैयारी शुरू करो। तो मैं उसके लिए गया हुआ था, तो मेरे पास फ़ोन कॉल आई चीफ सेक्रेटरी पंजाब की कि सर बहुत हाई और बहुत क्रेडिबल थ्रेट अलर्ट है खान साहब के लिए, तो आप प्लीज़ खान साहब को बोलें कि रिकन्सिडर करें। ये आप लाहौर में थे जब आपको, क्योंकि आप लाहौर में उस कंटेनर पे थे जब जिस दिन वो चला था? नहीं, ये मैं इस्लामाबाद में था, मैं इस्लामाबाद में था, मुझे ये फ़ोन कॉल आती है। अच्छा, मैंने कहा मैं खान साहब से बात करता हूँ, क्योंकि अब वो खान साहब लॉन्ग मार्च में, मैं इस्लामाबाद में हूँ। अभी आधे घंटे के बाद ही, इससे पहले कि मैं खान साहब से बात करें, परवेज़ इलाही की मुझे कॉल आ गई और परवेज़ इलाही ने वही बात रिपीट किया। परवेज़ इलाही ने रिपीट की तो अब तो बिल्कुल ही कि अपना बंदा कह रहा है कि यार ये, उसने कहा जी बहुत सीरियस है और बड़ी क्रेडिबल थ्रेट है।
और ये अगले 1, 2 या 3 दिन के अंदर कुछ होने का खदशा है। तो मैंने खान को फ़ोन किया, मैंने कहा यार ये फ़ोन कॉल आ रही हैं। तो खान ने कहा यार असद है तो मेरे पास भी न्यूज़ है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं यार, मैं तो तुम्हें तो पता है। वो कह रहे थे जी बुलेट प्रूफ के पीछे, कहते मैं बुलेट प्रूफ के पीछे खड़ा भी हो जाऊंगा तो दोनों तरफ तुमने वो देखा होगा ना कि बिल्डिंगें थी, वो खिड़कियों में लोग, छतों पे लोग, तो पीछे वाला जो है उसको कैसे कवर करोगे। और वो एंड में हुआ भी साइड से फायर आया ना। तो खान ने कहा अब तो अल्लाह का नाम लेके करना पड़ेगा। फिर हमने वो बात शुरू कर दी, आगे के दिनों की प्लानिंग की। तो मेरा खान का इत्तेफाक नहीं हो रहा था कि वो कौन सा दिन और ये वो चलता। मैंने कहा यार मैं ऐसा करता हूँ, मैं 1 दिन के लिए आता हूँ आपके पास, तो साथ बैठ के बात। उन्होंने कहा ठीक है आ जाओ। उसके लिए मीटिंग के लिए मैं और उमर गए। उमर गाड़ी चला रहा था, हम कंटेनर से पीछे कोई 200 गज पीछे हैं, राइट साइड के ऊपर कच्चे पे उतार के उमर आगे ले गया है गाड़ी, ताकि हम कंटेनर के करीब पहुँच सकें। और कंटेनर अब रुक गया है, तो हम वहाँ पे गाड़ी रोकी। मुझे अभी तक याद है, मैंने दरवाज़ा खोला तो कोई आवाज़ आई, तो मुझे तो नहीं पता चला क्या है। तो उमर मुझे कहता है असद भाई ये पटाखा नहीं था। अच्छा, मुझे वो रजिस्टर नहीं किया। उमर जो है बड़ा फायर आर्म्स का शौकीन है, इसको बड़ी बंदूकों शंदूकों का सब पता है। तो उमर ने कहा कि ये मुझे नहीं रजिस्टर। मैंने कहा क्या मतलब। मैं उतर के जब आया तो ऊपर देखा फवाद चौधरी पीछे आ रहा है, रो रहा है। उससे मुझे हुआ कि अच्छा नहीं, उससे पहले मैंने देखा पुलिस वाले बंदों को लाठियां मारे। मैंने कहा इनकी ऐसी गलती है, क्या कर रहे हैं, बंदों को क्यों मार रहे हैं। मैंने फवाद को देखा, देन आई रियलाइज को गड़बड़ है। एंड जैसे मैं कंटेनर के करीब आया तो हसान चल के आ रहा था और हसान रो रहा है। मैंने कहा हसान क्या हो गया। उसने कहा मामू को गोली लगी। मेरी तो टांगों से ही बिल्कुल जान ही निकल गई। एनीवे खान साहब को उसमें डाल के ये लेके गए, वो तेज़ निकल गए आगे, तो हम थोड़ा सा लेट पहुँचे। सीधा ओआर में गए थे। ओआर जब हम पहुँचे तो ओआर में थे खान साहब। ओआर से वो ऊपर आए, जैसे ही कमरे में गए ना तो बाहर आया लड़का और उसने कहा कि असद भाई आपको और इसको मियाँ असलम इकबाल को बुला रहे हैं। ठीक है ना। मियाँ असलम इकबाल हमारा सीनियर मिनिस्टर पंजाब था उस वक्त। अंदर गए, खान साहब जो हैं माशाल्लाह फाइटिंग फिट फॉर्म के अंदर, और गुस्सा चढ़ा हुआ, सीरियस गुस्सा चढ़ा हुआ खान। तो खान ने कहा कि अच्छा बोल रहे असलम इकबाल को, मियाँ असलम इकबाल को कि ये तुम बाहर जाओ, अभी जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, ये 3 लोगों का नाम दो, बोलो इन्होंने मुझे बनवाने कुछ। हम वहाँ से बाहर निकले, मुझे खान ने कुछ नहीं कहा, मुझे सिर्फ साथ में बैठा हूँ सुन रहा हूँ। बाहर निकले ना, मैंने कहा मियाँ साहब इतना वजन आप ना उठाओ ये मैं कर लेता हूँ, आप सिर्फ एंड में बोल देना, क्योंकि आप पंजाब गवर्नमेंट, आप बोल देना कि FIR कटेगी। तो मीटिंग नहीं हुई थी। खान साहब ने कहा कि जो उन्होंने कहा मैसेज देना है वो मैसेज फिर हमने दिया, डिलीवर किया। और अच्छा, वकील की राय के खिलाफ बड़ी मिन्नतें की। उस दिन हमारे जो वकील थे, रात को 2 मुख्तलिफ वकील थे, रात को FIR एक और वकील के साथ बनाई गई, सुबह फैसला चेंज हो गया। सुबह फिर अपने सलमान क्या नाम है अपने यार हमारा जो सलमान नहीं राजा नहीं यार, जो मेन क्रिमिनल जो केसेस जो करता रहा है सलमान सफदर बुढ़ापे की निशानियां देखे ना। सलमान सफदर के साथ बैठ के FIR बनाई गई। सलमान सफदर ने मिन्नतें की तीसरा नाम ना डालो। अच्छा, उसने कहा केस नहीं चलेगा, तीसरा नाम ना डालो, 2 डालो। और आज तक समझता है कि केस क्या चल रहा है, FIR ही दर्ज नहीं है। अच्छा असद उमर साहब, आप मिसाक जमहूरियत की आपने बात की, कुछ रोज़ पहले आपने द न्यूज़ में एक आर्टिकल भी लिखा, उसके अंदर भी आपने बात की, कुछ तजावीज़ दी, कुछ ज़ाहिर है आप इसके ऊपर तफसीली भी बात करना चाहते होंगे, आप उसके हवाले से अपना आइडिया शेयर करें। लेकिन साथ ही साथ कुछ जो लोगों के जहनों में सवाल है, मसलन जिन सियासी जमातों के साथ आप मिसाक जमहूरियत की बात करते हैं, जो पिछले 2 सालों में इन सियासी जमातों ने आइन के साथ किया, बुनियादी इंसानी हुकूक के साथ किया, अदलिया के साथ जिस तरह से इन्होंने जो सलूक किया, उसके बाद क्या इन जमातों के साथ कोई ट्रस्ट किया जा सकता है, इनके ऊपर एतमाद किया जा सकता है कि ये कल को दोबारा उन्हीं हाथों में नहीं खेलेंगी? सही। अच्छा देखो, पहली बात तो ये कि तमाम जंगें जो हैं वो मुज़ाकरात पर ख़त्म होती हैं। ये पूरी पाकिस्तान की कौम को किसने सिखाया? इमरान खान। ठीक है ना। TTP ने जो किया हुआ था लोगों के साथ वो सबको पता है। उसके बावजूद खान कहता था कि बैठ के बात करो, तस्फिया जो है आखिरकार जो है खूरेजी से नहीं होगा। तो पहली बात ये कि अगर आप किसी के साथ बैठने को तैयार हैं
तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कह रहे हैं कि इन्होंने दुनिया के और मुल्क के ख़िलाफ़ बदतरीन काम नहीं किए। ठीक है, उनकी भी अपनी राय है, आप उनके साथ अगर आप बैठेंगे तो उनकी भी एक राय है। उनका मानना ये है कि जहाँ पर हालात आज पहुँचे हैं उसमें तहरीक इंसाफ ने भी एक हिस्सा डाला है, और उनको क्योंकि दीवार के साथ लगा दिया गया और उनके सर्वाइवल की बात आ गई, तो उसके बाद आइन शाइन जो है ना सब जो है वो सेकेंडरी हो गया। बात बड़ी सादा सी है, मेरा जो मानना है ना वो बड़ा सादा है। ये मुल्क जमहूरियत से बना था, दुनिया का पहला मुल्क है, पूरी इंसानियत की तारीख में कोई मुल्क वोट की बुनियाद पर नहीं बना था, पाकिस्तान पहला मुल्क था। पाकिस्तान को किसी फौज ने आज़ाद नहीं कराया था, एक सियासतदान मोहम्मद अली जिन्ना की लीडरशिप में एक सियासी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग, जिसका इस मुस्लिम लीग से कोई दूर 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 का कोई ताल्लुक नहीं है, तो ये भी वजाहत करना बड़ी ज़रूरी है ना। तो वो जो है पाकिस्तान एक जमहूरी अमल से बना है, यहाँ पर मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलने वाले लोग रहते हैं। जब आप पाकिस्तान को जमहूरी निज़ाम के बग़ैर चलाने की कोशिश करेंगे तो आपको पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। मैंने 3 आर्टिकल लिखे हैं 50 की दिहाई के ऊपर, कि मामला आज नहीं शुरू हुआ हुआ। जो 1971 में आपको ईस्ट पाकिस्तान अलग होता हुआ नज़र आया, उसकी बुनियादें किधर डली थी, ये दूसरा सबक है सीखने का। ऐसा नहीं होता कि आपने कहा ओ जी क्या किया जी, तहरीक इंसाफ को तोड़ दिया ना हमने, ये इसके नतीजे जो हैं वो 6 महीने या शायद 6 साल में भी आपको पूरी तरीके से ना नजर आए, लेकिन नतीजे बड़े भयानक होते हैं। 1954 में इलेक्शन 93% इलेक्शन जीत के सीटें जीत के एक पार्टी आती है, 2 महीने के बाद असेंबली आप फारिग कर देते। उसका चीफ मिनिस्टर वो आदमी है जिसको कायदे आजम जो हैं वो कहते हैं शेर बंगाल, जिसने पाकिस्तान तहरीके पाकिस्तान मिसाके वो क्या मीनारे पाकिस्तान जहाँ पे है वो करारदादे पाकिस्तान जिसने पेश की थी, वो बंदा है, वो कोई दहशतगर्द नहीं है जो 2 महीने में आप फारिग कर देते, ठीक है ना। उसके बाद 13 साल डिक्टेटरशिप का लगा देते, आपने मुल्क 2 टुकड़े कर दिया। तो पाकिस्तान जो है वो चलेगा, वो जमहूरियत से चलेगा, और जमहूरियत चल नहीं सकती मेरे बच्चों। दुनिया की तारीख उठा के देख लो, अगर सारे सियासतदानों ने एक दूसरे के गले पकड़े हुए, जमहूरियत नहीं चल सकती। आपको कोई तरीक़ेकार निकालना पड़ेगा जिसमें, अच्छा मैं बराह रास्त 10 साल से ज़्यादा उन तहरीक इंसाफ की टीमों का हिस्सा रहा हूँ, अपोजिशन में भी और हुकूमत में भी, जो अपोजिशन के साथ या उस वक्त की हुकूमत के साथ बैठ के मुज़ाकरात करते हैं। मैं आपको बताता हूँ सिवाय एक इम्पोर्टेंट मुज़ाकरात के ये अब तुम्हें पता चलेगा ना, वो जो मैं कह रहा हूँ बातें हैं करने वाली, वो बातें होंगी इंशाल्लाह कभी। तो ये जो दूरियां आपको नजर आती है ना इतनी, ये एक एहतसाब का इशू है जिसको आपने सॉल्व करना है। वो पैसा मेरे बाप का नहीं है, वो पैसा इमरान खान का नहीं है। तो तहरीक इंसाफ ये नहीं कह सकती कि अच्छा यार आपने चोरी किया था चलो कोई बात नहीं, ये नहीं वो कह सकती, ठीक है ना। उसका हल हमें निकालना पड़ेगा, कोई ना कोई तरीक़ेकार निकालना पड़ेगा। लेकिन जब तक सियासी पार्टीज एक दूसरे को दुश्मन समझ के, राना सनोल्ला मैं बार बार कोट करता हूँ, आपको पता है तहरीक इंसाफ वाले जो हैं वो राना सनोल्ला के खिलाफ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं वो आपको पता ना जब खान साहब को गोली लगी थी तो उसके बाद हमने 1 से ज़्यादा लॉन्ग मार्च बना ली थी। महमूद खान ने भी लीड की, परवेज खटक ने भी की, शाहजी ने इधर की, वेस्ट पंजाब मैंने किया था, ठीक है ना। वेस्ट पंजाब से शुरू होकर चकवाल वाला तक मैं लेकर आया था। तो राना सनोल्ला के घर के बाहर खड़े होके तकरीर करके राना सनोल्ला को मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक ललकारा था। लेकिन उसके बावजूद राना सनोल्ला ने एक जो बात की ना, वो बात आपको माननी पड़ेगी, दुरुस्त है। उसने कहा भाई ये हमारी सियासी मुखालफत नहीं है, अब है दुश्मनी, या ये रहेंगे या हम रहेंगे। नहीं चल सकती जमहूरियत, आप जो मर्जी कर लें। तो आपको तरीक़ेकार निकालना पड़ेगा, और मैंने आर्टिकल भी लिखा है मैं इसके ऊपर मज़ीद, और उसके अंदर मैंने 13 चीज़ें हैं जिनका जिक्र किया है कि जिनकी बातचीत करने की ज़रूरत है, जिसमें से पहली 2 हैं ये कि ये जो सियासी जमातें हैं जो आपस में किस तरीके से कोलैबोरेट करेंगी और एहतसाब का जो मसला है उसको किस तरीके से हल करेंगी, और दूसरा जो है वो ये है कि जब आप आपस में कोलैबोरेट कर देंगे किस तरीके से एक मुस्तकिल हल निकालेंगे कि पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है वो पाकिस्तान के सियासी निज़ाम को ना चलाए, ठीक है ना। जब तक आप ये नहीं हासिल कर सकेंगे, और इसीलिए मैंने कहा, और ऐसी मज़ेदार ट्विस्टिंग होती है, इसलिए मैंने कहा कि जब सियासी जमातें अपना एक ज़हन बना लें तो फिर उनको मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी बैठना पड़ेगा। वो कोई इजराइल और इंडिया के तो नहीं है ना, है तो पाकिस्तान के, उनके साथ आपको बैठना पड़ेगा, उनके साथ भी आपने जंग तो नहीं करनी, उनके साथ भी आपको बैठ के
कोई ना कोई हल निकालना पड़ेगा कि भाई ये आपके भी इंटरेस्ट में नहीं है, जो आपको शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट लग रहा है वो आपके भी इंटरेस्ट में नहीं है। तो उसकी मीडिया में स्पेन पता क्या है, हेडिंग क्या बनी सारी, अब सुननी मेरी सारी बातें, सियासतदान आपस में बैठे, सियासतदानों ने हल निकालना है, मिलिट्री मैं यही एस्टैब्लिशमेंट, हेडिंग ये लगी असद उमर कह रहे हैं सियासतदानों को मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के साथ बैठना चाहिए। नहीं अच्छा, मैं आपके वो 12 पॉइंट्स हैं, 12 जी, पॉइंट्स आपने लिखे, उसमें से 11 पॉइंट्स तो अभी, जिसका एक तो आपने जिक्र भी कर दिया, एक पॉइंट मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से भी था। जी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट भी तो इस टाइम इमरान खान को दुश्मन समझती है। सही, वो बिल्कुल भी- सही। मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट नवाज शरीफ को दुश्मन समझती थी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट। अच्छा आपको मैं, चलें जरा पहले से शुरू करते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो पहले मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के ख्याल के मुताबिक बेहतरीन इंसान थे, इतने बेहतरीन थे कि वो मिलिट्री डिक्टेटर को डैडी कहते थे। ठीक है जी। 67 में जब उन्होंने रास्ते जुदा किए तो वो ही जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है अब अच्छा बंदा नहीं रहा, वो बुरा बंदा बन गया। याह्या खान की हुकूमत वापस आती है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो दोबारा अच्छा बंदा बन जाता है। 1977 तक जुल्फ़िकार अली भुट्टो अच्छा बंदा बनता है, 77 के बाद दोबारा जुल्फ़िकार अली भुट्टो खराब बंदा बन जाता है। नवाज शरीफ आते हैं, बेहतरीन बंदा है। नवाज शरीफ जो है वो क्या, ज़िया-उल-हक ने कहा था इसका किला मजबूत है, सही। उसके बाद नवाज शरीफ जो है वो खराब बंदा बन जाता है। 1996 में फिर खराब बंदा बन जाता है। उसके बाद वो 1999 में तो गद्दार बन जाता है, हाईजैकर बन जाता है। तो भाई इस्टेब्लिशमेंट जो है अपना जहन बदलती रहती है, और उसकी शायद एक वजह यह है कि इस्टेब्लिशमेंट बदलती रहती है। वो क्या बोला था, जाती पसंद नापसंद भी आ जाती है। मेरे ख्याल में जाती असद पसंद भाई- नापसंद का भी हिस्सा था। तो इस वक्त बिल्कुल ऐसा ही है। अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे भाई जी? हाँ जी, बड़ी मुश्किल से चाय मिली है यार, बड़ी इन्होंने बड़ी मेहनत कराने के बाद चाय दी है। हाँ, वो आप जो कि यहाँ से एमएनए भी है, तो इस्लामाबाद में वैसे ही आपकी बड़ी फैन फॉलोइंग है, सही। तो अच्छा सो यस, अभी वो समझ, लेकिन अगर मैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ बैठूं, जो वो मेरे साथ क्यों बैठेंगे, लेकिन अगर वो बैठे, बैठ भी सकते हैं। हाँ पता नहीं। अच्छा अच्छा फिलहाल एक सेकंड, ये कैमरे पर, और ये काटा ना खबरदार, नहीं नहीं ये बना रहे हैं, आवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने जाली मेरे सामने अब पकौड़े ला के रखे हैं, और कोई खिलाने का इनका प्रोग्राम नहीं है। ये इधर जब शॉट बना लेंगे ना, तो उसके बाद इन्होंने पकौड़े वापस कर देने। अब तो खा रहे अच्छा तुम इसमें डाल रहे थे, मैंने कहा तुम खान वाला काम करने वाले हो। मैं उस दिन साथ बैठा हुआ था जिस दिन खान ने पिज्जा के अंदर डाल के, कमाल बंदा। पाकिस्तान, मैं क्यों समझता हूँ कि जो मैं पहले बोला था कि रास्ता निकल सकता है, आज भी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को जो चाहिए, जो खान के पास देने के लिए, वो किसी और के पास नहीं। इज्जत की भाई- बहाली, सेफ पैसेज, इज्जत की बहाली आप समझे, इंस्टीट्यूशनल बाजार, आपको अवाम की सपोर्ट, और ये जो सब, और ये मैं ये भी बता दूं, ये जो सब तुम बोलते हो ना, ओए होए होए खान ने अगर ये बदला तो खान की, ओ यार हमारे जलसों में ये मीर जाफर मीर सादिक तो भी 4 महीने हुआ था ना, सबसे ज्यादा नारा कौन सा पॉपुलर था? जब नौजवान आगे खड़े खड़े जो ना खान की भी तकरीर ज्यादा लंबी हो, थक जाता तो क्या नारा लगता था? डीजल डीजल। अच्छा चाहे कराची हो, सलाब, सखर हो, डीजल डीजल के नारे लगते थे। इवन कन्वेंशन सेंटर्स में भी वो इमरान खान ने कहा जाके बैठो मौलाना फजलुर रहमान के साथ, किसको एतराज हुआ? यार ये चीज जरा समझो, कौम इस वक्त इमरान खान को जीतता हुआ देखना चाहती है। उनको इस वक्त अंधा एतमाद है इमरान खान के ऊपर कि जो फैसला करेगा अपनी ज़ात के लिए नहीं करेगा, कौम की बेहतरी के लिए करेगा। इमरान खान के पास बेतहाशा स्पेस है फैसले करने की। अच्छा आपने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट नवाज शरीफ को भी दुश्मन समझती थी, लेकिन उन्होंने नवाज शरीफ के खिलाफ कोई इद्दत जैसा केस नहीं बनाया, उनकी खवातीन की चादर चारदीवारी के तकद्दस पामाल नहीं किए। ये मौजूदा वाले थोड़ा सा बहुत ज्यादा करके आपको लगता है? इद्दत केस तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख का तो बदतरीन केस है ही है ना, हो सकता है दुनिया की तारीख का भी हो, मतलब इससे ज़्यादा घटिया केस मेरी समझ में नहीं आता। लेकिन मेरी इसकी एक साची थ्योरी है इसके ऊपर। पॉपुलैरिटी तो इमरान खान की पहले से बहुत ज़्यादा ऊपर थी, लेकिन मेरा मानना ये है कि 8 फरवरी को जो वोट पड़ा ना, होता क्या है, अवाम जो है ना वो सारा वक्त तो इमोशनली इंगेज नहीं रह सकती है ना। तो होता ये है कि जब कोई ख़राब चीज़ होती है तो एकदम से अवाम का जो है ना दोबारा से जज्बा जागता है। खान जेल में चला गया तो 2 हफ्ते 2 महीने, ठीक है ना। इलेक्शन आने के लीड अप में आखिरी 1 महीने में एक फैसला, दूसरा फैसला, तीसरा फैसला, और ख़ास तौर पे इद्दत वाला फैसला, मैं गारंटी देता हूं कि उस दिन औरतें निकली हैं वोट डालने के लिए उस इद्दत के फैसले की वजह से, ठीक है ना। लेकिन
लेकिन यार लेट्स बी फेयर, हमने नवाज शरीफ की बड़ी मुखालफत की है, लेकिन नवाज शरीफ का हाईजैकिंग केस जो था वो सही केस था, वो को केस बनता था। तो नहीं वो उस वक्त भी बड़ी खबरें चलाई गई, हम उनके अभी- बेडरूम से पता नहीं क्या क्या बरामद हुआ, वो तो घटिया पान पहले भी असद रहा। उमर साहब, आप इमरान खान के बड़े करीबी हैं, ज़रा खुलकर बात करें। बुशरा बीबी से मुतालिक बहुत सारे लोग जो हैं ये पार्टी के अंदर से भी और अमूमी तौर पे भी ये तासर है कि इमरान खान साहब अपने सियासी फैसले लेते हुए अपनी अहलिया से अहलिया जो है वो असरअंदाज होती हैं। तो इसमें कितनी हकीकत है? आप सही। कोई एक दो मीटिंग्स का कोई सो हवाला दो बताएं। दो बल्कि आप तो दो वलीमा जिन चंद लोगों ने अटेंड किया हाँ, था, you are one वो of भी them. थे। मैं आपको बताता हूँ कि दो मुख्तलिफ इसके पहलू हैं। पहले तो आपको याद है एक ज़ुमान पाक से डायरी निकली थी, वो हर चैनल पे चल रही थी डायरी। जी हाँ जी। तो मैंने कहा यार इस डायरी का लुबे लुबाब मुझे ये पता चला कि इमरान खान अपनी बीवी की बात मानता है, तो ये तो कोई पाकिस्तान में कम से कम 8.5 करोड़ मर्दों के ऊपर फिट आती है भाई, इसमें खबर क्या है यार। देखो मेरे अपने दोस्त पार्टी के अंदर, आपको पता है, आप बीट कवर करते हो तहरीक इंसाफ की, आपको पता है कि वो कैमरे पे आके कहते हो या ना कहते हो, ये बड़ी पॉपुलर चीज़ है तहरीक इंसाफ वालों के अंदर भी। Exactly. मेरी परसों किसी से बहस हो रही थी, बहुत सीनियर तहरीक इंसाफ के बड़े लीडर रह चुके हैं, मैं उनसे बहस कर रहा था तो उन्होंने कहा अच्छा छोड़ो यार अब तुम ऐसे ही डिफेंड कर। मैंने कहा यार मुझे बता तो दो कौन सा, ओ यार हमें सबको भाई कैसे पता था कि इमरान खान आके कहता था कि 1 मिनट रुक जाओ यार, मैं ज़रा बुशरा बीबी से पूछ के आ जाऊँ, या वो कभी मीटिंग में बात करते में कोई कह देता हो यार मैंने कल बुशरा बीबी से पूछा था उन्होंने ये कहा था। भाई कब होता था? मैं ये नहीं कह रहा था कि कह सकता कि खान साहब के फैसलों पे वो असरअंदाज होती थी या नहीं होती थी, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास कोई शवाहिद नहीं है जिसकी बुनियाद पे मैं फैसला कर सकूँ कि होती थी या नहीं होती थी। उस्मान गुजार को आपके मशवरे पे लगाया था मैंने। उस्मान बुज़दार बड़ी ज़बरदस्त कहानी थी जी। उस्मान बुज़दार जो है तो वो एक तो मैं अपनी डायरेक्ट बताता हूँ, फिर मैं एक और जो सुनी हुई स्टोरी है मैं वो सुनाता हूँ। तो उस्मान बुज़दार साहब जो है ना पंजाब का चीफ मिनिस्टर डिसाइड होना है। अच्छा मैं ये भी बता दूँ कि दिसंबर 2017 है, रात का वक्त हो गया है, सारा दिन हम मीटिंग्स करते रहे, आखिर में मैं और खान साहब अकेले हैं। तो मैंने खान को कहा यार, मैंने कहा खान साहब गड़बड़ लग रही है। तो उन्होंने कहा क्या हो गया सर? मैंने कहा मुझे तो लग रहा है हम अगला इलेक्शन जीत रहे हैं। मेरे पास वो रिसर्च रिपोर्ट आती थी, ओपिनियन सर्वेज आते थे। तो उसने हंसना शुरू कर दिया, उसने कहा यार इसमें गड़बड़ किया है। मैंने कहा नहीं, इसका मतलब हमें टीम जो है इसकी ओर बातचीत करनी शुरू होगी। तो खान ने कहा यार देखो फाइनेंस है और एनर्जी है, यही दो सबसे इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं, तो तुम और जहांगीर डिसाइड कर लो कि तुम में से फाइनेंस कौन लेगा और एनर्जी। मैंने कहा जी 1 सेकंड रुक जाए, सबसे पहले फैसला करें पंजाब चीफ मिनिस्टर कौन होगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के बाद सबसे अहम कुर्सी जो है वो चीफ मिनिस्टर पंजाब की है सियासी, और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि 18वीं तरमीम के बाद सबसे अहम कुर्सी पंजाब की के चीफ मिनिस्टर की है, पहले वो फैसला करें। तो वो हमारी सरसरी सी बातचीत हुई कि हाँ जी जहांगीर तरीन है, शाह महमूद कुरैशी हैं। तो बात जहांगीर तरीन शाह महमूद कुरैशी से शुरू हुई, उसके कोई 10 दिन के बाद मैं और खान साथ बैठे हुए कराची में होटल में, टीवी पे है जी जहांगीर तरीन उड़ गए। उसके बाद शाह महमूद कुरैशी इलेक्शन हार गए, फिर अलीम खान को नहीं मिला। अच्छा मैं अब इस सारे से बाहर हूँ, मैंने कहा यार ये खिंची है, इसके अंदर ना पढ़ो कि कौन बन रहा है। एक दिन खान साहब ने असद ज़बरदस्त पंजाब का चीफ मिनिस्टर मिल गया। मैंने कहा जी कौन है वो? उन्होंने कहा उस्मान बुज़दार। मैंने कहा कौन है वो? मैंने नाम नहीं सुना। ठीक है ना, सुना ये साहब भी जो आए थे, तो वो आए थे उधर मीटिंग करने के लिए, तो वो कोई छोटी सी कोई चीज़ मांगने के लिए आए थे, बाहर गए तो उनके बंदे ने पूछा क्या हुआ, तो कहते हैं वो जैसे डेज में नहीं होता इंसान की, कहा जी वो पता नहीं चीफ मिनिस्टर की कोई बात कर रहे थे। सो मुझे नहीं पता यार, आपको पता है मैं ये छुपाने वाली बात नहीं है, पब्लिकली बात है। नहीं, आप लोगों को पता चल गया था, हमें तो ये बताया गया था कि वो जी एक जनूबी पंजाब से बड़े पसमानदा इलाके से जिनकी बिजली भी थी, तरीन साहब ने, जहांगीर तरीन साहब ने बाहर आकर बताया था जब ये सारा मामला चल रहा था। सही कि उनके घर बिजली नहीं थी, चले कि तुम इतने निकम्मे तहसील नाज़िम थे कि तुम बिजली नहीं लगा रहे। मेरे भाई यार मुझे बेचारा उस्मान बुज़दार भी बोलता होगा यार कैसा बंदा है। तो लेकिन यार गुजाती चीज़ है नहीं मेरी, ना उसने कोई गाय चोरी की है, ना मेरा उसने कोई कर्जा देना है, लेकिन मेरे ख्याल में बहुत ही गलत फैसला, बहुत ही गलत फैसला था और बहुत हमें नुकसान हुआ उसका। अच्छा उस सारे टेन्योर के ज़ाहिर है खान साहब ने ये बताया है कि जनरल बाजवा साहब ने बड़ा उनके ऊपर प्रेशर डाला और कहते भी थे कि इसको तब्दील किया जाए। पार्टी के अंदर से भी आप लोगों ने भी खान साहब को बताया होगा डेफिनेटली, हम खान साहब क्यों इतना इंसिस्ट करते थे उस्मान? यार देखो पहले तो वो कहते थे कि तुम लोगों को समझ नहीं है, फिर वो ये कहना शुरू हो गए कि देखो
पास ही नहीं करा सकते। ये जो है अगर हमने अभी बदलने की कोशिश की ना, हमारी हुकूमत गिर जाएगी। अच्छा, डिवाइडेड है पार्टी और हमारी हुकूमत गिर जाएगी। लेकिन ये सब कहने के बाद मैं दिसंबर में बनाऊँ 2021 में सेक्रेटरी जनरल, खान साहब ने, वो भी बड़ी मज़ेदार मीटिंग थी। खान ऐसे देख रहे, मेरी तरफ देख ही नहीं रहे, क्योंकि उससे पहले 3 दफ़ा मुझे बोल चुके थे सेक्रेटरी जनरल बनने के, मैं 3 दफ़ा ना कर चुका था। तो उनको पता था कि इसने कम बात ने मानना नहीं है, इसने ना ही करनी है। लेकिन उन्होंने कहा सर मैंने बड़ा सोचा, तुम्हारे अलावा किसी का स्टैचर ही नहीं है, बहुत पार्टी मुश्किल में, इस वक्त हालात ख़राब है। मैं चाहे एग्री, हालात ख़राब है। अच्छा, मुझे कुछ पहले शक हो गया था कि कुछ होने वाला है, तो मैंने अपनी बीवी से बात की। मैंने कहा यार कि मैंने ये तो फैसला कर लिया है कि मैं 2023 से पार्लियामेंट्री टर्म ख़त्म होगी तो मैंने सियासत छोड़ देनी है। इतने काम किए खान के लिए, अब इस दफ़ा अगर बोला ना खान ने तो मैं कर दूंगा। तो मेरी बीवी ने कहा अच्छा ठीक कर लो। तो खान साहब ने बोला सेक्रेटरी जनरल बन गया। मैंने कहा हाँ, मैंने हाँ बोला ना। खान ने मेरी तरफ देखा तो हाँ कर गया। तो उसके बाद उन्होंने कहा यार तुम पंजाब जाते हैं ना तो मैं मेरे साथ चला करो। मैं मीटिंग के लिए आया, लो जी पहली मीटिंग शुरू हुई। अब MPs MNAs बैठे हुए कमरे, बड़ा सा कमरा। वो पहला बंदा, उसने कहा खान साहब आपने जो सबसे बड़ा तोहफा हमें दिया है, जो वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की शक्ल में हमने दिया है। अच्छा, पहले तो मैं देख रहा हूँ कि ये जो तारीफ है कर रहा है। ये चेज़ा लगा रहा है, ये सीरियस है। लो जी एक एक करके सबने कहा। अच्छा, उस कमरे से जब बाहर निकले थे, मैं बाहर भी नहीं निकले थे, खान ने मेरी तरफ देखा ना, ये वाक करे साथ, इतनी बड़ी स्माइल खान है। असद मैं तुम्हें क्या कहता था। मैंने कहा खान साहब ये आपको कह रहे हैं, यही बंदे जो मेरे साथ बैठते हैं क्या कहते हैं, ये मुझसे पूछे। नहीं, खान साहब कन्विंस थे कि उस्मान बुज़दार जो है वो ठीक। आप जब जनरल सेक्रेटरी बने, तरीन साहब के साथ आपकी जो एक हाँ, एक सेकंड रुकना भाई, टाइम क्या हुआ? 45 मिनट। अच्छा, 4:30। ओहो, कितना टाइम हमारे पास होता मैं 10-12 मिनट में रहा। 10 मिनट मेरे बस पास। अभी wrap up करते हैं। वो 45 मिनट था। ठीक है सर, ये तरीन साहब का बताइएगा कि जब आप जनरल सेक्रेटरी बनाया गया आपको पार्टी का, तब उनके साथ आपकी वो कुछ जो खबरें आई कि वो मुखालफत करते हैं आपकी, कोई बनी गाला में एक आपकी कोई क्लैश भी हुआ, कोई लड़ाई भी, कोई कहते हैं कि वो बनी गाला में असद उमर की और जहांगीर तरीन की आपस में खान की मौजूदगी में कोई हुई, वो चीनी वाले मामले के ऊपर, वो कोई क्या कहानी थी? ना जहांगीर तरीन लड़ने वाला बंदा है, ना मैं लड़ने वाला हूँ ना, बेवकूफ़ किसी ने फजूल स्टोरी कोई ऐसी लड़ाई वगैरह नहीं नहीं, थी? कोई लड़ाई नहीं। देखें मैं आपको बताता हूँ जहांगीर का, मैं आपको बैकग्राउंड बता दूँ। मैंने जहांगीर तरीन के साथ काम किया हुआ था जब ये इंडस्ट्रीज़ मिनिस्टर थे और मैं था एंग्रो CEO। मैं एंग्रो CEO था, ये इंडस्ट्रीज़ मिनिस्टर था। मैं उस वक्त से इनको जानता था। उसके बाद जब तहरीक इंसाफ मेरे ज्वाइन करने का वक्त आया, जैसे मैंने आपको बताया, मैंने खान साहब से पूछा चाहते क्या है, मैं करूँ क्या। उन्होंने पॉलिसी वगैरह की बात की, तो मैंने कहा यार अभी तो आपने चेयरमैन पॉलिसी प्लानिंग बोर्ड जहांगीर तरीन को लगाया है। तो उन्होंने कहा ना तो आपस में बांट लेना ना। मैंने कहा यार मैं ऐसे काम नहीं करता भाई, मैं बड़े प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में, तो ये मैं जहांगीर के साथ बैठूंगा, जहांगीर मुझे कहेगा कि तहरीक इंसाफ आओ तो फिर मैं ज्वाइन करूँगा, अगर ये काम के लिए आप मुझे चाह रहे। कराची आया जहांगीर तरीन, मुझे लंच पे ले गया, हम साथ बैठे, पॉलिसीज़ वगैरह डिवाइड हुई। जहांगीर तरीन ने मुझे इनवाइट किया कि तुम पार्टी में आओ, और फिर मैंने खान साहब को कहा कि मेरी जहांगीर से बात होगी, ठीक है मैं पार्टी ज्वाइन करूँ। अच्छा, अब जो है आने के बाद हमें इसमें कोई शक नहीं कि हम बहुत करीब नहीं थे, और जो पार्टी के अंदर पॉलिसी डिसीजंस होते थे उसके अंदर हमारी राय जो है हमेशा एक नहीं होती थी। मईशत के अंदर हमारे कम इख्तलाफ था। जो असल बुनियादी इख्तलाफ क्या था, मैं आप समझ लें जज्बाती इंसान, नज़रिए में यकीन रखने वाला, नज़रियाती सियासत में यकीन रखने वाला, नज़रियाती वर्कर में यकीन रखने वाला, जहांगीर तरीन वाला तजर्बाकार रवायती सियासतदान, पाकिस्तान की सियासत देखी हुई। वो बोलते थे यार क्या, वो कहते थे एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी ताल्लुकात में बेहतर करने चाहिए, हमें इलेक्टेबल्स भी लेके आने चाहिए। सो ये एक बुनियादी, वरना कोई जाती मुझे कुछ IMF के पास जाने मैं में आपको मैं आपको बताता हूँ, इसमें खान की राय मैं आपको बताता हूँ। अब ये है 2018 के इलेक्शन से मैं 20 साल पहले की बात होगी, तो मतलब बहुत अरसा गुजर चुका है खान जहांगीर तरीन को सेक्रेटरी जनरल बनने पे। अच्छा ये भी बताऊँ, सॉरी, सेक्रेटरी जनरल बनने पे भाईजान बनी गाला मुझे बुलाया जहांगीर तरीन सॉरी इमरान खान ने। अब मुझे याद नहीं बंदा साथ कौन बैठा था, एक और बंदा साथ बैठा हुआ था, और खान ने मुझे कहा, बाहर वो गार्डन में तो ऊपर जो पैटियो से वहाँ पे हम बैठे हुए थे, खान ने कहा कि यार ये परवेज़ खटक बन गया चीफ मिनिस्टर, तो ये तो अब नहीं कर सकता सेक्रेटरी जनरल का काम, तो अब या तुम हो या जहांगीर तरीन हो, तो मैं तुमसे पहले बात कर रहा हूँ। मैंने कहा जी जहांगीर को बनाए। कहते क्यों? मैंने कहा कि पहले मैंने आपको कहा था जहांगीर को टिकट दें, इस्लामाबाद वाला, आप नहीं माने, आपने मुझे लड़ा दिया इलेक्शन। वो मैं तो पॉलिटिशियन भी नहीं, मैं तो टिकट मांगा ही नहीं था,
मैं इतना सियासत के लिए आया था कि मैंने 2013 सब कुछ छोड़ के आ गया, 2013 में टिकट ही नहीं मांगा। कैंपेन लीड की थी आपने उस टाइम? मैं कैंपेन वो चला रहा था, मेरा क्या काम चले सियासत से इलेक्शन लड़ने से। वो तो बाद में मुझे खान ने कहा, नहीं माना खान ने कहा नहीं तुमने इलेक्शन लड़ना है। मैंने कहा वो पॉलिटिशियन है, वो असेंबली से बाहर है। तो अच्छा मेरी जहांगीर से बात भी, मैंने कहा परवेज़ खटक से मेरी बात हुई है, नौशेरा वाली वो सीट छोड़ा है MNA की, वो चीफ मिनिस्टर बन रहा है, आप नौशेरा वाली सीट पे आ जाओ। उसने कहा सर मैं मांगे की सीट पे नहीं आऊँगा, मैं आऊँगा असेंबली में तो अपने वजन पे आऊँगा। ठीक है, रिस्पेक्ट दैट। तो मैंने कहा जहांगीर को बोला, उस वक्त लंदन बैठा हुआ था। पहली फ़ोन कॉल मैंने जहांगीर को मैंने की, मैंने कहा ये अभी मेरी खान से बात हुई है। मैंने उसको ये नहीं कहा कि उसने मुझे पहले ऑफर किया, तो मैंने कहा ये भी मेरी बात हुई है, खान आपको कांटेक्ट करेगा, खुदा का वास्ता ना नहीं करना। सो भाई मैं पूरा भरपूर सपोर्ट पे। ये पहला वाला जो आपको, दूसरा जिस वक्त वो स्टेट आया ना, मैंने हम साथ बैठे हुए थे, जब कराची लैंड किए तो हम साथ जहाज़ में आए वापस, PI की फ़्लाइट से आए मैं और खान, और हम साथ गाड़ी में बैठ के गए जहांगीर के घर। जहांगीर ने कहा असद मुझे 5 मिनट खान के साथ अलग दे दो। तो 5 मिनट के बाद उन्होंने वो बुला लिया। तो खान ने कहा यार जहांगीर ने डिसाइड किया है कि मॉरली ठीक नहीं है, तो ये सेक्रेटरी जनरल की पोजीशन से रिजाइन कर रहा है। वही उसी के बाद तो जब हम बाहर निकले तो खान ने कहा असद जरा मेरे साथ गाड़ी में आना, बनी गाला जाते। उन्होंने कहा असद नाउ यू कांट से नो, फासन योर सीट बेल्ट, अब कोई ऑप्शन नहीं है, अब तुमने मानना है। मैंने कहा हाँ साहब ये बिल्कुल ऐसे लगेगा कि हम इंतजार कर रहे थे कि जहांगीर तरीन डिस्क्वालीफाई हो तो हम उसको हटाएं। अभी वो अपील में जा रहा है, अभी उसने हमें बताया अपील में जा रहा है, लेट हिम गो इनटू अपील, अगर अपील हार गया तो फिर बदल देना, अभी आप उसको नहीं हटाएं। खान एग्रीड एंड खान एग्रीड एंड जहांगीर तरीन स्टेट। इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं था। नहीं, बट हाँ जो बुनियादी डायरेक्शन थी पार्टी की, उसके ऊपर हमारी राय में इख्तलाफ जरूर था। अब उनको ये शिकवा भी था कि आप IMF के साथ मतलब देर कर दी आपने। देर कर हाँ। दी यार, मैं बहुत लोगों को ऑफर कर चुका हूँ, यार तुम ही करा दो, खुदा का वास्ता। जो सबसे ज्यादा बड़ा नाकिद है ना कि IMF पे देर में जाने में नुकसान हुआ है, उसको बोल भाई घंटा निकाल और असद उमर के साथ बैठ जा, हमने लाइव अनकट प्रोग्राम करना है, सही है। एडिटिंग नहीं होगी, जरा बैठो। कोई सियासतदान, कोई फौजी, कोई इकोनॉमिस्ट जो ये बहस करना चाहता है, उनको ओपन ऑफर है, आओ जरा मेरे साथ बैठो, मैं आपको बताता हूँ। सारों को आज चैलेंज चैलेंज जो समझते आओ ना, बैठो जरा मेरे, आओ जरा बैठो मेरे साथ। अच्छा एक आखिरी लेकिन जहांगीर तरीन, मैं आपको उसकी कहानी सुन, जहांगीर तरीन वाकई इसके खिलाफ थे। PM ऑफिस के अंदर मीटिंग हुई, जनवरी का महीना है, तो मैंने बताया यार क्या गेम प्लान है, इकॉनमी बहुत स्टेबिलिटी हम ला चुके थे ऑलरेडी इकॉनमी के अंदर। उसके बाद मैंने खान ने बोला यार ये बाजवा बार बार वो जो है वो पूछता रहता है, तो तुम उसको जाके जो है ना पिंडी एक प्रेजेंटेशन कर दो। मैं कहा मैं नहीं जा रहा पिंडी प्रेजेंटेशन करने की GH को, उनको बुलाएं अपने पास, आप साथ कमरे में बैठे, मैं फिर करूंगा प्रेजेंट, मैं कर देता हूँ उसको प्रेजेंटेशन। बनी गाला में ये मीटिंग हुई, मैंने प्रेजेंटेशन की। उस मीटिंग के अंदर जहांगीर तरीन ने कहा अच्छा सर ये तो सब ठीक है, ये बताओ कि इफ इट डजंट वर्क प्लान B क्या है। अब सुनो, असद उमर ने प्लान B क्या दिया था। मैं कहा इमरान खान जाएंगे ऑन एयर, वो कहेंगे यार मैंने इस बंदे पे बड़ा एतमाद किया था लेकिन इसने मुझे लेट डाउन कर दिया है, मैं इसको फारिग कर रहा हूँ और मैं नया वजीर खजाना लेके आ रहा हूँ। ठीक है ना। सो जहांगीर तरीन के साथ जो ये था, ये वाकई में था। आप थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी? जी जी, मैंने आपसे सवाल भी एक तो मेरे इतने कॉलीग्स ने मुझसे बाद में शिकवा किया है यार कि हमें तो खान डायरेक्ट बताता भी नहीं था तुम फारिग हो, आजम खान बोलता था आप फारिग हो गए। तुम साले खुद ट्वीटें कर रहे हो, खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, खुद जाके वो कर रहे हो। ठीक है ना। तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझसे यही सवाल किया गया था कि जहांगीर तरीन आपको मेरा जवाब याद है? मैंने कहा तुम कमरे में सब बैठे हो ना, इनमें से बहुत सारे लोग मेरे से राब्ते में हो और तुम में से बहुत सारों ने मुझे फोन करके बोला या मिल के बोला कि जहांगीर तरीन आपके खिलाफ साजिश कर रहा है। नहीं, आपके खिलाफ साजिश हो रही है। कभी मैंने किसी से मुड़ के पूछा वो कौन कर रहा है साजिश? भाई खुद ही बताते थे, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है भाई इसमें। मुझे वजीर खजाना पाकिस्तान के अवाम ने नहीं इलेक्ट किया था, मुझे MNA इस्लामाबाद के अवाम ने इलेक्ट किया, वो भी इमरान खान के नाम पे, लेकिन चलो वोट तो मेरे नाम पे पड़ा ना। मुझे वजीर खजाना इमरान खान ने बनाया था। तो जब मैंने इमरान खान से ये नहीं पूछा कि भाई मुझे क्यों बना रहे हो, तो मैं उससे क्यों पूछूं कि मुझे क्यों निकाला। काबीना में जब आप थे वजीर खजाना के तौर पे बैठते थे और ये नई आप चूंकि लोगों के तासर शहबाज राना हमें ये बताते थे कि असद उमर जिन पॉलिसीज पर है वो देर पाए, दूर जाके उनके साथ निकलेंगे, बिल्कुल ऐसे, लेकिन लोग चाहते थे कि फौरी तौर पर कोई ना कोई। तो आपकी कैबिनेट में क्या जानबूझकर वो टमाटर आलू के रेट लिस्टें लाई जाती थी? सर माशाल्लाह, आपकी कुलीग श्री मजारी भी आपके खिलाफ सब हिले हुए थे। अच्छा एक तो मुझे खान ने पहले बोला हुकूमत आए हुए को 2 महीने हुए, पता नहीं क्या बात हुई, मैंने कुछ बोला खान को,
खान ने बोला कि असद मुझे लगता है तुम्हें को अंदाज़ा ही नहीं है कि तुम्हारी प्रोफाइल चली किधर गई है। मुझे सच्ची, अगर आप लोगों ने उस वक्त मुझे कवर किया हो, मैं पता लंच नहीं लेता था। पीएम हाउस में मीटिंग होती थी ना, तो मेरा सैंडविच साथ होता था, मैं गाड़ी में सैंडविच खाता था। मैं बीवी बच्चों के लिए मेरे पास टाइम नहीं था, दोस्त तो फारिग थे बिल्कुल। मैं किसी पार्टी के साथ मीटिंग, और ये 1 बजे जो मेरे कॉलीग्स मेरे खिलाफ थे ना, हक बजाने थे, मैं तो उनके साथ बैठता ही नहीं था। सुबह से लेके रात तक मुझे इमरान रियाज खान ने, जब मेरी रिजिग्नेशन हुई तो इमरान रियाज खान आए मुझे मिलने के लिए। उसने कहा कि यार, मुझे बताया गया, एक मीटिंग में बैठा था, उन्होंने कहा कि यार असद उमर अजीब आदमी, इतने बुरे हालात है मुल्क के, ये 11 बजे दफ्तर आता है, 1 बजे वापस चला जाता है, 2-2 दिन दफ्तर नहीं आता। नहीं। कहता मेरे जो है ना, मेरा सहाफ़ी अंदर का जागा, मैंने कहा मैं पता करूँ। कहता मैंने फ़ोन किए, आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री मैंने फ़ोन करने शुरू किए, तो आपको लोग जो है ना, उन्होंने रज के गालियाँ दी कि कि हरामज़ादा ना खुद घर जाता है ना हमें जाने देता है। ठीक है ना। तो वो उस माहौल के अंदर ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि लोगों को टमाटर वो अपनी दुकानों से पता करके आते थे। ठीक है ना, कि मैंने दुकान से पता किया है कि रेट क्या है। ठीक है। उस वक्त अफराते तरह ये रिकॉर्ड की बात है, आप रिकॉर्ड कर रहे हैं। अगर टाइम मिले तो असद उमर के वज़ीर ख़जाना के वक्त की औसत अफराते ज़र ज़रा इस प्रोग्राम के अंदर ऐड कर देना, और उसके बाद तहरीक इंसाफ की हुकूमत जितनी अरसे भी रही, उसके बाद तकरीबन 3 साल 8 महीने, तो 3 साल उसके बाद हमारी हुकूमत रही। उस 3 साल में औसत अफराते ज़र क्या थी और असद उमर के 8 महीने में क्या थी? मेरे 8 महीने में उससे आधी से कम थी, जो बाकी 3 साल रही। लेकिन उसके बाद जो है सब बातचीत जो है अफराते ज़र की खत्म हो कुछ आपके चुकी है। कुलीग तो कोसार मार्केट से रेट ले आते थे ना। ऐसे ही है। अच्छा असद भाई, मोहम्मद जुबैर पीटीआई में शामिल होने के लिए उन्होंने सही। कुछ राब्ते भी किए, सही। आपने कोई मशवरे दिए उनको कि इस वक्त उनको, या सियासत से मुतालिक उनसे कोई बातचीत हुई, पार्टी में शमूलियत से मुतालिक कोई बातचीत हुई? नहीं, देखो हुआ ये कि जब मैंने पार्टी ज्वाइन की ना, पहले तो ज़ुबैर भाई ने मुझे, पूरी ख़ानदान में आधे लोग कहते थे कि मत ज्वाइन करो सियासत मत ज्वाइन करो, क्योंकि ये अच्छी चीज़ नहीं होती। हमारे ख़ानदान में किसी ने सियासत नहीं की हुई थी। आधे लोग कहते थे नहीं ज़रूर करो। ज़ुबैर भाई वाहिद थे जिन्होंने बहुत ही तफसील से, बड़ी मेहनत से मुझे ये कहा कि सियासत अगर करनी भी है तो इमरान खान के साथ करो, और इमरान खान में क्या बुराइयाँ हैं वो पूरी उन्होंने मुझे फहरिस्त बताई। फिर उसके बाद जब मैंने ज्वाइन कर लिया तो उन्होंने उसके बाद मुस्लिम लीग नून ज्वाइन कर ली, और मुस्लिम लीग नून जब उन्होंने ज्वाइन कर ली तो हम 7 भाई बहन हैं, हमारे बच्चे, तो 6 ख़ानदान एक तरफ तहरीक इंसाफ के साथ और 1 ख़ानदान अलग। जुबैर भाई के बेटे भी पीटीआई में मेरे ख्याल में उस टाइम सपोर्ट करते थे। आप कहते थे मेरा भतीजा भी मुझे मैसेज करता है पीटीआई की। नहीं, वो ज़ुबैर भाई वाला नहीं, वो तो बड़ा चीता, तो यूथ विंग मुस्लिम लीग के अंदर वो बड़ा, बहुत चीता है मुस्लिम लीग नून सपोर्टर। उनकी वाइफ नजमा जी जो है बहुत ज़बरदस्त नवाज शरीफ की सपोर्टर। अभी भी अब पता नहीं, आपको याद है ना ज़ुबैर भाई ने टीवी पे बोला हुआ कि मेरी बीवी ने कहा कि नवाज शरीफ को छोड़ा तो तलाक दे देंगे। जी। नजमा बाजी नहीं देना, ये ऐसे ही मीडिया वाले तंग करते हैं। अच्छा, ये तो फैमिली के अंदर एक डिवीज़न आनी शुरू हो गई। जो हमारी जो ऐसी फैमिली की गैदरिंग्स होती थी उसके अंदर एक फैमिली अब बाहर होना शुरू हो गई। तो उसका फिर हल हमने ये निकाला कि यार जब ज़ुबैर भी साथ होंगे तो हम सियासत डिस्कस करेंगे। तो मेरी ज़ुबैर भाई से बिल्कुल सियासत नहीं डिस्कस होती थी। तो ज़ुबैर भाई जो है वो नवंबर 2023 तक, मतलब रिजीम चेंज हो चुका था, मई 9 हो चुका था, असद उनका भाई 2 दफ़ा जेल जा चुका था, 40 मुकदमे उस पर बन चुके थे, इमरान खान जेल जा चुका था, 10,000 से ज़्यादा कारकुन जेल जा चुके थे, ज़िल्ले शाह कत्ल हो चुका था, अब शहीद हो चुका था, अब लिस्ट वो उस वक़्त तक तो बिल्कुल समझते थे कि इमरान खान बहुत बुरा आदमी है और नवाज शरीफ बेहतरीन आदमी है। वो क्या नारे लग रहे थे जब ये नवाज शरीफ को जब ले गए थे, जब पाकिस्तान फतह करने के लिए नहीं वापस आ पाकिस्तान को रहा था, नवाज दो, पाकिस्तान को नवाज दो, पाकिस्तान नहीं, लेकिन वो ट्रेन में गए थे तो उधर वो नारेबाजी हुई थी, मियाँ जदों आवेगा तो लग पता जावेगा। वो पूरी बात उन्होंने ये नहीं की कि मियाँ नू लग पता जावेगा। ठीक है ना। तो बहुत अच्छी बात है कि अब जो है वो सही कलमा हक बुलंद कर रहे हैं, तो मैं वेलकम करता हूँ। असद भाई आपकी असेसमेंट क्या है, शॉर्ट बताएंगे क्या अभी इन हालात में आगे क्या ओवरसी कर रहे हैं आप, क्योंकि अब आपने एक टाइम गुजारा है पीटीआई के साथ भी, बाकी जमातों के साथ भी, सिस्टम के साथ भी। इसी के साथ ऐड कर लें ज़िमनी, जी कर लें, इनको आदत है ज़िमनी करने की। क्योंकि मेरे ख्याल में वक्त भी कम है, तो इसी को सम अप कर लें। इसी से रिलेटेड है एक, आप बात कर रहे हैं कि एक पार्टी वो थी जिसके अंदर असद उमर, जहांगीर तरीन, परवेज़ खट्टक, शीरी मज़ारी, एक ये एडवाइस खान को जाती थी और उसके मुताबिक वो फैसला करते थे। अभी इस वक्त जो करंट सिचुएशन है, जो लीडरशिप है, लोगों का भी उस पर बड़ा एतराज़ है। ज़ाहिर है 9 मई के बाद वो लीडरशिप रही तो नहीं है,
तो अब इमरान खान के रिहाई के लिए क्या आपको लगता है कि ये लीडरशिप इतनी कैपेबल है कि वो कोई ऐसे ही तहरीक चला सकती है अवामी सतह पर, सियासी सतह पर, कि वो इमरान खान की रिहाई के लिए कोई रास्ता बन सके? यही उमर साहब का जो सवाल था कि आगे नज़र क्या आ रहा आपको? अच्छा देखें, आप पहले वो तहरीक इंसाफ वाला मैं जवाब दे दूं। तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो है उसके ऊपर बेतहाशा तनकीद होती है, अल्हम्दुलिल्लाह आप भी रज के करते हैं, ठीक है ना। लेकिन देखो, बहुत ही मुश्किल वक्त के अंदर वो ये काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उनका मुवाजना करना, मुझे बहुत सारे वर्कर जो हैं पार्लियामेंटेरियन बोलते हैं, ओ असद भाई आप होते थे तो ऐसा होता था, ऐसा होता था। तो वो हालात मुख्तलिफ थे, इवन रजीम चेंज के बाद भी वो हालात फिर भी नहीं थे जो अब हालात है ना, ठीक है। सो एक तो ये बहुत मुश्किल वक्त में काम कर रहे हैं, तो इसलिए मेरे ख्याल में बेजा तनकीद जो है ना वो भी नहीं बनती। दूसरी बात यह है कि इनमें से कुछ जो लोग हैं वो ज़रूर ऐसे होंगे जो अपना किबला दुरुस्त करके आए हुए हैं और शाम को इंस्ट्रक्शंस भी लेते हैं। अच्छा, इसके अंदर भी जो है ना मैं तफरीक करूंगा दो मुख्तलिफ किस्म के लोगों की। एक वो हैं जिन्होंने एक मिनिमम अपने लिए स्पेस क्रिएट करने के लिए ना उन्होंने कोई ना कोई बैक एंड के ऊपर थोड़ी अंडरस्टैंडिंग की है, यार हम ये नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन हैं वो इमरान खान के साथ, हैं वो तहरीक इंसाफ, और वो कोई काम ऐसा नहीं कर रहे जिससे तहरीक इंसाफ या इमरान खान को नुकसान हो। मैं इनको भी जायज़ समझता हूँ। जो एक वो है ना, वो तो इस्लाम के अंदर भी जो है ना एक कॉन्सेप्ट है कि हाँ, आप मुश्किल बल के अंदर दिल में बुरा समझ सो मेरे ख्याल में जो वाकई में तनकीद जिस पे बनती है, जो आपको नज़र आ रहा है कि ये अब वो काम कर रहा है और वो काम भी अपने दिल से नहीं कर रहा, आपको नज़र आ रहा है ये इंस्ट्रक्शंस किधर से आ रही हैं और वो नुकसान पहुंचा रहा है, वो पार्टी को नुकसान पहुंचा रहा है, वो वर्कर को नुकसान पहुंचा रहा है, वो इमरान खान को नुकसान पहुंचा रहा है, उसकी तनकीद ज़रूर बनती है। वो मैं कोई ये नहीं फैसला कर सकता कौन इस स्कैम में फॉल करता है, कौन दूसरे में लेकिन करता हैं सही, लेकिन ऐसे लोग हैं, लेकिन सारे ऐसे नहीं है। आज अभी वो देखो, इस वक्त सूरत हाल ये है, वो जो मर्जी कर ले, खान जेल में बाहर नहीं आएगा, सब बोलेंगे साले बेकार है, नाकाम है। तो इस वक्त जो उनके लिए जो टारगेट सेट हो गया ना, वो टारगेट इतना हाई सेट हो गया है कि उसको मुश्किल है। ये टारगेट अचीव कैसे होगा? देखिए, इसका कॉम्बिनेशन बनती है, इसलिए मैं पहले बोलता हूँ कि, और मेरे ख्याल में 2-3 मौके आए। पहली चीज़ जो करने की ज़रूरत है, आपने टेबल पे जगह बनानी है। आपको कोई जो है ना लड्डू फ्री में नहीं बांटेगा, आपने जगह बनानी है और आपके पास ताकत क्या है? आपके पास सिर्फ एक ताकत, और ये मेरी ये जो बात है मेरी खान को, ये दिसंबर जब मैं सेक्रेटरी जनरल बना ना, पहली मीटिंग मैं उस मीटिंग मैंने खान को आता, क्योंकि खान बार बार बोला था अगले 3 महीने बड़े क्रिटिकल। मैंने कहा बात सुने, हमारे पास एक ताकत है और वो है इमरान खान का अवाम के साथ रिश्ता। ये जो रबिश में सुन रहा हूँ ना पिछले 3 साल से पिट रहा था, यार खान को बाहर निकालो, खान से जलसे करो, और नहीं वजीर आजम जलसे नहीं करते। वो क्यों नहीं करते यार? अवामी वजीर आजम 2 आए हैं पाकिस्तान में, जेन्युइनली अवामी, जुल्फिकार अली भुट्टो और इमरान खान। वो तो अपने फॉरेन पॉलिसी के फैसले जलसों में करता था, वो गद्दाफी स्टेडियम में खड़े होकर फैसले करता था। तो मैंने कहा है, और मेरा पुराना, आप लोगों ने सुना होगा, पुराने बीट रिपोर्टर ने सुना भी होगा कि मेरा बड़ा सिंपल फार्मूला था, इमरान खान बनी गाला पीटीआई नीचे, इमरान खान अवाम में पीटीआई ऊपर। तो मैंने पहला काम ये किया, मंडी भाउद्दीन जलसा, कमालिया जलसा, ऊपर उसके यार वो जो छोड़ गया, नहीं वो जो भाई यार 2 जहांजेब और खिची, और इनसे खिची और जहांजेब, कौन सी जगह है ये जानिया, पता नहीं कौन सा। नहीं से आगे कहीं वो हाँ वो नाम नहीं याद आ रहा मुझे। नहीं हाफजाबाद नहीं, लेकिन हाफजाबाद आखिरी था, भट्टीज का जलसे कराए, अवाम के अंदर निकालना शुरू किया, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपने दबाव क्रिएट करना है, और दबाव आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ताकत है, वो इमरान खान। वो डोनाल्ड ट्रंप नहीं है आपकी ताकत, ठीक है ना। वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल नहीं है। तो लेकिन सर लोग निकलते हैं तो आगे गोलियां मारी जाती हैं उनको, 26 नवंबर को जो हुआ। नहीं रुक जाओ ना, आप रुक जाओ। आपने जब दबाव क्रिएट कर दिया, जरा रुक जाओ इधर, आपने ताकत जिस वक्त दिखा दी ना, आपने थ्रेट कर दी ताकत से, इस्तेमाल नहीं करनी। जब आप इस्तेमाल करेंगे ना, वो आपका हथियार ज़ाया हो गया। यस। अब आपने ये जो है ना, जो सियासत के अंदर जो जंग है, जब नई बंदूकें आई थी, पुरानी देखो, नेटफ्लिक्स पे देखो, पुरानी जंगें देखो, जब नई बंदूक आई हुई थी, वो एक फायर करता था और उसके बाद 3 मिनट वो लोड करता था। ये मशीन गन वाला जमाना नहीं, ये भी वही है। एक गोली चला दी ना, अगर बंदा आगे नहीं मरा ना, मतलब आपका हदफ कामयाब नहीं हुआ ना, आप फारे गए बहुत अरसे के। आपको उस वक्त प्रेशर क्रिएट करके, और 24 नवंबर को प्रेशर था,
भाई मेरे 24 नवंबर को प्रेशर था जब बेतहाशा पेशावर बंदा। से निकले ओए बहुत होए, ज्यादा। उस दिन जो बंदा निकला है वहां पे बेतहाशा बंदा निकला। तो इसी तरीके से जब ये अनसर्टेनिटी थी ना, डोनाल्ड ट्रंप क्या करेगा, आएगा, करेगा, नहीं करेगा, सबको अनसर्टेनिटी, किसी को नहीं पता करेगा। मैं कह रहा था ये बेहतरीन टाइम इस वक्त जिसको लोगों के दिमाग में ये भाव है ना, तो आपको स्पेस तो लेनी पड़ेगी भाई। गोलियां ना पड़वाएं आप, ये बिल्कुल भी किसी तरीके से जायज़ नहीं है। ज़ाहिर है जिसने गोली मारी असल तो कसूरवार वो है, मैं उनको नहीं बरीउज़्ज़िम्मा कर रहा। वो भी कमाल है, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का, पार्लियामान पाकिस्तान की, उसके सामने नज़रों के सामने खून बह रहा है, पाकिस्तानियों को गोली चल रही है और ऐसे जैसे कुछ हुआ ही कुछ नहीं है। लेकिन जो लीडर भी होता है ना, वो लीडर भी या तो खुद खड़ा होकर वहाँ पे गोली खाए, मैं तो नहीं खा सकता, तो फिर अगर मैं नहीं खा सकता ना, तो फिर मैं अपने वर्कर को भी नहीं कह सकता कि इधर खड़े होकर गोली खा। सियासत से आपने लास्ट में बस इसको वाइंड अप करते हैं, सियासत से आपने फैसला तो कर लिया, लेकिन इमरान खान बनी गाला आ गया, अली का फ़ोन है, असद साहब वो इमरान खान बुला रहे हैं, और क्या फिर फैसला क्या करेंगे? क्यों नहीं मिलूंगा मैं खान से? नहीं, सियासत फिर दोबारा से तुम अभी मुझे वो करा दो वहाँ पे मीटिंग में भी जाके मिल लेता। नहीं, मतलब सियासत बिल्कुल वापसी- देखो मैं सियासत में बहुत क्लियर हूँ कि मैं सियासत नहीं करना चाहता, और मैं बार बार यही कहता हूँ यार उसके अलावा बताओ खिदमत क्या कर सकते हैं। नहीं यार, खान साहब खान ने कहे फिर आपको। कन्विंस कर लिया आपको। खान साहब अगर कह दे वो कर भी लेंगे। अगर कह दे क्रिकेट चलाओ, चेयरमैन पीसीबी बन और जबरदस्त, ये मैं कर लूंगा, ये मैं कर लूंगा। थैंक यू। चले जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेहरबानी। असद उमर साहब, आपके वक्त का हमारे साथ मौजूद थे। साबिक वफाकी वजीर जनाब असद उमर साहब, अब तक के लिए हमें 3 के डेरे से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।